सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा एंड मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यार से बैच मिशन 100 के अंदर, जहां पर आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। सो इन द लेक्चर नंबर 1 यानी कल हम लोग इस चैप्टर को शुरू कर चुके थे। हम लोग ये समझ चुके थे कि क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है एंड क्लासिफिकेशन के डिफरेंट स्कीम्स क्या हैं। हम लोगों ने एरिस्टोटल साहब के क्लासिफिकेशन सिस्टम को समझा। उससे पहले दुनिया की सबसे पहली नॉन साइंटिफिक जो क्लासिफिकेशन थी दैट वाज बेस्ड ऑन द यूजेस ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, कि कौन सा ऑर्गेनिज्म हमारे किस काम आता है, किससे हम फूड डेराइव कर पा रहे हैं, किससे हम शेल्टर ले रहे हैं, किससे हम क्लोथिंग जो है उसको ले पा रहे हैं, किससे हम मेडिसिन ले रहे हैं, किससे हम सिक्योरिटी ले रहे हैं, किसको हम ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस, ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, हमने पहले नॉन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन करी थी। उसके बाद एरिस्टोटल साहब आए, पहली साइंटिफिक क्लासिफिकेशन करी। उन्होंने दुनिया में जितने भी प्लांट्स थे उनको मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे हर्ब, श्रब्स और ट्रीज में डिवाइड किया, और जितने भी एनिमल्स थे दुनिया में उनको इनेमा और अनेमा में डिवाइड किया। इनेमा जिनमें रेड ब्लड प्रेजेंट है, अनेमा जिनमें रेड ब्लड एब्सेंट है। उसके बाद कैरोलस लीनियस साहब आए, 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन उन्होंने दी, किंगडम प्लांट और एनिमल के बारे में बताया। फिर हेकल साहब आए, 3 किंगडम सिस्टम उन्होंने दी, प्लांट एनिमल के बाद प्रोटिस्टा को इंट्रोड्यूस किया। फिर कोपलैंड साहब आए, 4 किंगडम सिस्टम इन्होंने क्लासिफिकेशन दी, जहां पर इन्होंने किंगडम मोनेरा को इंट्रोड्यूस किया। एंड देन आर.एच. विटेकर साहब आए, 1969 में इन्होंने किंगडम फंगस को इंट्रोड्यूस किया। एंड देन एक और क्लासिफिकेशन है कार्ल वूज साहब की। उन्होंने क्या किया, उन्होंने 4 किंगडम्स एज इट इज छोड़ दी, यानी प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांट एंड एनिमल। इन्होंने बस किंगडम मोनेरा को ऑन द बेसिस ऑफ 16 srRNA सीक्वेंसेस आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में कन्वर्ट कर दिया। तो टोटल 6 किंगडम हो गए अकॉर्डिंग टू कार्ल वूज सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आपकी आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। इसे हमने 6 किंगडम या 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहा। उसके बाद हमने किंगडम मोनेरा के जनरल फीचर्स पढ़े, देन आर्की बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा एंड देन यू बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज आपको गुरुजी पढ़ाएंगे किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा के जनरल सारे के सारे फीचर्स और किंगडम प्रोटिस्टा का कंप्लीट क्लासिफिकेशन एंड किंगडम फंजाई का कंप्लीट इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन छोड़ के सब कुछ। तो हमारा आज सेकंड लेक्चर है। थर्ड लेक्चर में यानी कल ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा होगा, 3 बराबर टुकड़ों में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा होगा। तो आज किंगडम प्रोटिस्टा कंप्लीट कर देंगे, किंगडम फंजाई आधी कर लेंगे, और कल बची हुई किंगडम फंजाई आधी कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारा क्लासिफिकेशन अगर मैं एक दिन में करा दूंगा दैट विल बी प्रॉब्लमेटिक फॉर यू। क्योंकि किंगडम प्रोटिस्टा में आपको अलग अलग कैटेगरीज पढ़नी है। क्राइजोफाइट भी है, डायनोफ्लैजेलेट भी है, यूग्लिनॉइड भी है, स्लाइम मोल्ड भी है, प्रोटोजोवन है। प्रोटोजोवन में भी फ्लैजेलेटेड है, सिलिएटेड है, अमीबॉइड है, स्पोरोजोवन है। ऑलरेडी आपके पास 8-9 कैटेगरीज हैं। इसमें अगर मैं फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज और ऐड कर दूंगा यू विल गेट कंफ्यूज्ड। इसीलिए फंगस का क्लासिफिकेशन जानबूझ के आज मैं नहीं पढ़ा रहा हूं। कल फंगस का क्लासिफिकेशन करेंगे एंड वायरस, वायरॉइड एंड प्रायोन, ये 3 टॉपिक्स और हम पढ़ रहे होंगे। उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और हम प्लांट किंगडम की तरफ बढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों हम लोग ऑलरेडी किंगडम मोनेरा को कंप्लीट कर चुके थे। नाउ इट इज टाइम टू अंडरस्टैंड किंगडम प्रोटिस्टा इन डिटेल। तो यहां पर किंगडम प्रोटिस्टा को हम लोग समझने की कोशिश कर लेते हैं। अब कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें पहले से पता है, बच्चा बच्चा जानता है इस बैच का, कि भैया किंगडम प्रोटिस्टा जो है इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हैकल। सबको पता है, बिल्कुल पता है गुरुजी। अभी अभी मैंने बताया था कि 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कैरोलस लीनियस साहब ने दी थी, और इन्होंने किंगडम प्लांट और एनिमेलिया को इंट्रोड्यूस किया था। तीसरी किंगडम जो आई थी वो थी किंगडम प्रोटिस्टा, जो हेकल साहब ने दी थी। और चौथी किंगडम जो आई थी, जो हम पढ़ चुके हैं, किंगडम मोनेरा, वो कोपलैंड साहब ने दी थी। इनका नाम हम पहले से जानते हैं। अब ये जो है इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बिफोर मोनेरा, ये कल भी मैंने बात बताई थी। जैसा मैंने बताया, पहले हेकल साहब आए थे और इन्होंने किंगडम प्रोटिस्टा को इंट्रोड्यूस किया, एंड उसके बाद कोपलैंड साहब आए थे जिन्होंने किंगडम मोनेरा को इंट्रोड्यूस किया। यानी मोनेरा हम पढ़ते पहले हैं, जैसे हम मोनेरा पढ़ के खत्म कर चुके हैं, क्योंकि वो सबसे सिंपल है, सबसे सिंपलेस्ट है। उसमें ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि प्रोकैरियोटिक है नेचर में, जिनमें कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, जिनमें कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं है, उनका स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इसलिए हम उनसे हमेशा पढ़ाई की स्टार्ट करते हैं, है ना। सबसे सिंपल किंगडम से सबसे कॉम्प्लेक्स किंगडम की ओर हम बढ़ेंगे। बायोलॉजी में यही सीक्वेंस फॉलो होता है। तो पहले किंगडम मोनेरा पढ़ेंगे क्योंकि वो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट है। फिर हम अभी प्रोटिस्टा पढ़ रहे हैं क्योंकि ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं। फिर फंगस पढ़ेंगे, थोड़ी और कॉम्प्लेक्स। फिर प्लांट पढ़ेंगे, थोड़ी और कॉम्प्लेक्स।
और फिर हम एनिमल के बारे में पढ़ेंगे जो कि सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, इट कंटेन्स यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। किंगडम मोनेरा में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म तो थे, प्रोकैरियोटिक थे, यहां पर यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक यानी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स देखने को मिलेंगी। आपका किंगडम मोनेरा के मेंबर भी यूनिसेलुलर थे, किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर भी यूनिसेलुलर हैं, अर्थात दोनों में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थी, जो कल एक टेबल में आपको ऑलरेडी बता दी गई थी कि दोनों में सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म ही पाए जाते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट बात जो आपसे डिस्कस कर ली गई थी कि दे कंटेन बोथ ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। मैंने कहा था कि ये जो प्रोटिस्टा है ना, इसे हम मिक्स्ड किंगडम कहते हैं। इसमें आपके ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जिनमें सेल वॉल है तो वो प्लांट लाइक है। ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जिनमें सेल वॉल नहीं है तो वो एनिमल लाइक है। ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना बना लेते हैं तो वो क्या है, आपके प्लांट लाइक है। ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना नहीं बना पाते हैं तो वो क्या है, एनिमल लाइक है। बीच में कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जो कि गले सड़े मरे मैटर पे ग्रो करते हैं, वो फंगस लाइक है। यानी ये जो आपके किंगडम है, किंगडम प्रोटिस्टा, ये एक कंसोलिडेशन है। इसमें अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिजम्स पाए जा सकते हैं। कॉमन पॉइंट जो उनको साथ ला रहा है वो बस यही है कि इसमें सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। फॉर एग्जांपल, जब कल हम लोग बात कर रहे थे आरएच विटेकर के सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की, तो हमने एक एग्जांपल लिया था कि क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास पहले किंगडम प्लांट के मेंबर थे। अकॉर्डिंग टू टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये दोनों किंगडम प्लांट के मेंबर थे क्योंकि इनमें सेल वॉल पाई जा रही थी। कैरोलस लिनियस साहब ने कहा था जिस भी ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल है वो प्लांट है मेरी नजर में। दूसरा, अमीबा एंड पैरामीशियम, इनमें सेल वॉल नहीं थी तो ये एनिमल थे कैरोलस लिनियस साहब की नजर में, तो पहले इन्हें एनिमल किंगडम में प्लेस किया गया था। अब इन चारों को, क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास को, अमीबा, पैरामीशियम को मैं प्रोटिस्टा में रख देता हूं क्योंकि ये चारों ही यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं। अब मेरे भाई ये चारों ही प्रोटिस्टा के मेंबर हैं, तो क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास प्लांट लाइक हैं, खाना बनाते हैं, इनमें सेल वॉल है। और अमीबा और पैरामीशियम एनिमल लाइक हैं, खाना नहीं बनाते हैं, इनमें सेल वॉल नहीं है। तो एक मिक्स्ड नेचर आपको यहां पर देखने को मिला। तो इनमें खाना बनाने वाले यानी प्लांट लाइक, खाना ना बनाने वाले यानी एनिमल लाइक ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं। जब अगली स्लाइड में आप बात कर रहे होंगे क्लासिफिकेशन की, ये चीजें झटपट क्लियर हो जाएंगी, राइट। तो कंटेन्स ऑर्गेनिज्म विद और विदाउट सेल वॉल, सेम बात है, वही प्लांट लाइक या एनिमल लाइक ऑर्गेनिजम्स यहां पर हो सकते हैं। दे मे कंटेन सिलिया और फ्लैजेला। भाई जरूरत हुई तो सिलिया पाया जाएगा, फ्लैजेला पाया जाएगा, जरूरत नहीं हुई तो नहीं पाया जाएगा। फॉर एग्जांपल, आज आप पढ़ेंगे अभी अगले से अगली स्लाइड में प्रोटोजोवन के बारे में। तो कुछ प्रोटोजोवन होते हैं जिनको आप कहते हैं सिलिएटेड प्रोटोजोवन, क्योंकि वो सिलिया की मदद से मूवमेंट शो करते हैं। और कुछ प्रोटोजोवन को आप कहते हैं फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोवन, क्योंकि वो फ्लैजेला की वजह से मूवमेंट शो करते हैं। तो जिस वजह से मूवमेंट शो कर रहे होंगे वैसा इनका नाम पड़ जाएगा। भाई सिलिएटेड प्रोटोजोवन में सिलिया होता है, फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोवन में फ्लैजेला होता है। किसी को मूवमेंट करने की जरूरत ही नहीं है। कई ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो पैसिवली फ्लोट करते हैं, तो उन्हें सिलिया फ्लैजेला की जरूरत नहीं पड़ती। देखो मेरे भाई, अगर मैं एक्टिवली फ्लोट कर रहा हूं, खुद का दम लगा के अगर फ्लोट कर रहा हूं, देन इट इज एक्टिव फ्लोटिंग। कि मेरे सिलिया है, मैं उन सिलिया को कोऑर्डिनेटेड वे में मूव करा रहा हूं और एक दिशा में मूव कर रहा हूं, दिस इज एक्टिव फ्लोटिंग, मैं दम लगा रहा हूं। मैं फ्लैजेला की वजह से मूव कर रहा हूं, दिस इज ऑल्सो एक्टिव फ्लोटिंग। मेरे पास कोई सिलिया फ्लैजेला नहीं है, मैं नॉर्मल बैठा हुआ हूं पानी में, पानी की लहरें जिस साइड आएंगी मैं उसी साइड चला जाऊंगा, मेरा कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है, दिस इज कॉल्ड एज पैसिव फ्लोटिंग। तो कई ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास खुद का सिलिया फ्लैजेला नहीं होता, तो ये पैसिवली फ्लोट करते हैं, यानी पानी की लहरें इन्हें जहां ले जाती हैं ये वहीं लुढ़के चले जाते हैं, वहीं बहे चले जाते हैं। दे ऑलवेज गो विद द फ्लो, इन्हें पैसिव फ्लोटर्स कहा जाता है। तो जरूरी नहीं कि यहां पर आपका सिलिया फ्लैजेला होना कंपलसरी हो सकता है कुछ भी ना, ऑर्गेनिज्म पैसिवली फ्लोट कर रहा हो, यह भी आपका हो सकता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन जिसके बारे में कल आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया था लेकिन दोबारा बता देता हूं, वो लाइन ये है कि बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। ये मैंने आपको बताया भी था, दोबारा बता देता हूं क्योंकि सबसे जरूरी लाइन है। भाई ये जो किंगडम है ना, इसकी कोई बाउंड्री नहीं है, कोई दायरा नहीं है। एक ऑर्गेनिज्म जो किंगडम प्रोटिस्टा में बैठा हुआ है वो फुदक करके किसी और किंगडम में भी जा सकता है क्योंकि कोई बाउंड्री नहीं है। कैसे सर? फॉर एग्जांपल यहां पर मैं क्लेमाइडोमोनास का एग्जांपल ले लेता हूं। अब ये जो क्लेमाइडोमोनास है ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट है। अगर मेरे भाई ये एक यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है तो मुझे खुद बताइए क्या ये एक प्रोटिस्टन हुआ? क्या ये किंगडम प्रोटिस्टा का एक मेंबर हुआ? यस,
तो अगर मैं एक प्रोटिस्ट साइंटिस्ट होता तो मेरी नजर में ये क्या है, इट इज अ प्रोटिस्टन, मैं इसे किंगडम प्रोटिस्टा में रखता क्योंकि यूनिसेलुलर यूकैरियोट है। लेकिन अगर मैं एक बॉटनिस्ट होता तो मेरे भाई ये मेरी नजर में प्लांट होता, क्योंकि प्लांट वाले सारे कैरेक्टर है इसके अंदर। क्या है गुरुजी? क्लोरोफिल है, फोटोसिंथेसिस दिखाता है, खुद का खाना खुद बना रहा है, उसके अलावा आपकी सेल्यूलोज की सेल वॉल है, सारे के सारे प्लांट वाले ही तो फीचर हैं। तो मेरी नजर में प्लांट ही है। तो अगर जब मैं बड़े बड़े प्लांट्स की स्टडी कर रहा हूं तो इसको भी क्यों छोड़ूंगा, इसको प्लांट में भी कंसिडर कर लूंगा। इसीलिए जब आप अगला चैप्टर पढ़ेंगे प्लांट किंगडम, क्लेमाइडोमोनास आपको वहां भी दिखेगा। और आज जब आप किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ रहे हैं तो क्लेमाइडोमोनास यहां भी दिखेगा। तो क्या सर साइंटिस्ट ने गलती कर दी है? नहीं, अलग अलग साइंटिस्ट का नजरिया अलग अलग है। एक बॉटनिस्ट के लिए यह प्लांट हो सकता है, जबकि मेरे दोस्त आपका एक प्रोटिस्ट साइंटिस्ट के लिए प्रोटिस्ट हो सकता है। तो दोनों अपनी अपनी जगह पर सही है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। इसीलिए एनसीईआरटी में एक लाइन जो है क्लियरली मेंशन कर दी है कि बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। हो सकता है कोई साइंटिस्ट यहां से किसी ऑर्गेनिज्म को निकाल करके किसी और कैटेगरी में भी पढ़ रहा हो, पढ़ सकता है। ठीक है, यह हमने देखा। दे आर प्राइमरीली एक्वाटिक, यानी पानी में रहते हैं, दे लिव इन वाटर। ज्यादातर जो होंगे वो आपके खारे पानी, साफ पानी, इन इलाकों पे देखने को मिलेंगे। पानी के बाहर भी देखने को मिल सकते हैं, मॉइस्ट सॉइल में मिल सकते हैं, गीली मिट्टी में मिल सकते हैं, लेकिन अधिकतर जो है वो आपको पानी में ही देखने को मिल रहे होंगे। सो दे आर प्राइमरीली एक्वाटिक इन नेचर। किसी भी कैटेगरी की आप बात करें, जो इनिशियल मेंबर्स होंगे ना वो आपको हमेशा पानी में मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं प्लांट की बात करूं, प्लांट किंगडम पे आ जाओ, बाकी सब छोड़ दो। एल्गी जो है पानी में रहते हैं, उससे एडवांस जो है ब्रायोफाइट, ये क्या करते हैं, इन्हें एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है, पानी के आसपास रहते हैं, एम्फीबियन है, बिना पानी के इनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हो सकती। टेरिडोफाइट की अगर मैं बात करूं, इन्हें भी अपनी सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज के लिए पानी की रिक्वायरमेंट होती है, भी पानी से दूर नहीं रह सकते। फिर जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म लैंड पे रहना, लैंड पे शिफ्ट करना स्टार्ट कर गए थे और लैंड पे सक्सेसफुली बहुत अच्छे तरीके से रहना स्टार्ट कर गए थे विदाउट वाटर। ये एकदम पानी की एकदम इमीडिएट रिक्वायरमेंट नहीं है, गैमीट ट्रांसफर के लिए अलग से भी अपना काम कर सकते हैं। इनको बस अपने आप को जिंदा रखने के लिए सॉइल से वाटर मिनरल मिलते रहे, अलग से इनको आसपास पानी की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहां भी एल्गी से एंजियोस्पर्म पे जब आप जाओगे तो वाटर टू लैंड जा रहे हो। सिमिलरली अगर आप एनिमल किंगडम की बात करें तो एनिमल किंगडम में आप शुरू की कुछ कैटेगरीज पढ़ेंगे, पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, ये सारी पानी में रहती हैं। लेकिन जब आप अपनी बात करेंगे आगे चल के कॉर्डेट्स की, जैसे आप ही हैं तो आप लैंड एनिमल हैं। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे ऑर्गेनिजम्स ना पानी से निकल के लैंड पे आते हैं। जीवन की शुरुआत हमेशा पानी में होती है। इसीलिए साइंटिस्ट चांद पे जा रहे हैं, है ना, एस्ट्रोनॉट्स इधर उधर घूम रहे हैं, अलग अलग जगह पर जा रहे हैं, मार्स पे भी हम लोग चीजें भेज रहे हैं। वहां पर जाकर पानी क्यों ढूंढ रहे हैं हम लोग? प्यास थोड़ी लगी है मेरे भाई। वहां जाकर पानी हम इसीलिए ढूंढ रहे हैं क्योंकि अगर वहां हमें पानी मिल गया, इसका मतलब आने वाले कुछ सालों में, 100 सालों में, 1000 सालों में वहां पर जीवन भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि जीवन की शुरुआत पानी में ही होती है। किसी ग्रह पे अगर पानी है, किसी प्लेनेट पे अगर पानी है तो वहां जीवन भी होगा। तो यहां पर भी जो मोनेरन्स थे, जो किंगडम मोनेरा के मेंबर थे, ये भी आपके पानी में खूब देखने को मिलते हैं। यहां भी आपको पानी में खूब सारे मेंबर्स देखने को मिलेंगे, राइट। आगे आगे जब आप चलते जाएंगे तो आपको लैंड पे भी ऑर्गेनिजम्स बहुत अच्छी खासी मात्रा में जाते हुए दिखाई देंगे। तो दे आर प्राइमरीली एक्वेटिक, ज्यादातर ये जो है पानी में ही देखने को मिलते हैं। देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट इन एनसीईआरटी, बहुत इलेबोरेट नहीं किया हुआ है लेकिन बहुत प्यारा पॉइंट है, इससे सवाल बन सकता है। जो किंगडम प्रोटिस्टा है, ये कनेक्टिंग लिंक का काम करती है बिटवीन ऑल अदर किंगडम्स। यानी ये जो किंगडम प्रोटिस्टा है, ये आपके किंगडम मोनेरा के साथ भी कुछ सिमिलैरिटी लेकर बैठी हुई है, और बाकी बड़ी बड़ी किंगडम, बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से भी है इसकी, कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज वहां पर भी है। जैसे अगर मेरे भाई आप नोटिस करें तो ये जो मोनेरा है, इसमें यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, बिल्कुल। प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, गुरुजी बिल्कुल। तो यहां ये भी यूनिसेलुलर प्रोटिस्टेंस भी और मोनेरा भी यूनिसेलुलर, तो क्या सिमिलैरिटी हो गई मोनेरा से? बिल्कुल हो गई। दूसरा देखो मेरे भाई, यहां पर प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, और ये जो फंगस, प्लांट और एनिमल है, ये मल्टीसेलुलर तो है लेकिन ये भी यूकैरियोट है। तो मेरे भाई यूकैरियोट यूकैरियोट दोनों में सिमिलैरिटी आ गई, यूनिसेलुलर यूनिसेलुलर दोनों में सिमिलैरिटी आ गई। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, आपने यहां पर एक ब्रिज देखी जो मोनेरा को बाकी सारी किंगडम से कनेक्ट कर रही है, कहीं ना कहीं एक ब्रिज का काम कर रही है। कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी इस किंगडम की बाकी सारी किंगडम्स के साथ है, जैसे यूकैरियोटिक 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 यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर यूनिसेलुलर। इस किंगडम में ऐसा कुछ ना कुछ है जो इसे बाकी किंगडम से कनेक्ट करता है, तो इट वर्क्स एज अ ब्रिज। अगर आप देखें इसके रिप्रोडक्शन के बारे में, तो रिप्रोडक्शन क्योंकि ये यूनिसेलुलर है तो झटपट फिजन से हो जाएगा।
जैसा हम लोगों ने कल बैक्टीरिया में भी देखा था, फुचुक करके जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं ये डिवाइड हो जाते हैं और आपके दो सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यूनिसेलुलर है तो डायरेक्टली फिजन भी कर देगा। अगर मेरे भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहां पर हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो यहां पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो सीधा ही क्या होगा, दो सेल्स जो है साथ में मिल जाएंगे, दो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म साथ में मिल जाएंगे तो सेल फ्यूजन हो जाएगा। सीधा सेल ही आपस में फ्यूज हो जाएंगे और आपका जाइगोट बन जाएगा। दो सेल्स के मिलने से जाइगोट बन जाएगा, ये आपने देखा। यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है बाइनरी फिजन के थ्रू, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है जहां दो सेल ही जो है, क्योंकि इनकी पूरी बॉडी ही सेल की बनी हुई है, एक ही सेल है इनकी बॉडी में, ये दो सेल ही फ्यूज करके एक जाइगोट बना लेते हैं। अब इनकी क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें, सो देयर आर 5 डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरीज जो आपको यहां पर देखने को मिलती हैं। इनके बारे में अब हमें पढ़ना है। तो 3 अल्फाबेट तो एकदम कॉन्जिक्यूटिव है, सी, डी और ई, और उसके बाद आता है आपका एसपी। तो सी, डी, ई, एसपी आपको यहां देखने को मिला। सी का मतलब है आपका मिस्टर क्राइजोफाइट, डी का मतलब है डाइनोफ्लैजेलेट, ई का मतलब है यूग्लिनॉइड, एस का मतलब है स्लाइम मोल्ड, एंड पी का मतलब है प्रोटोजोआ। अगर इनके नाम में घुसो आप, अगर खोपड़ी पे नारियल का तेल लगा के इनके नाम में घुस जाए तो क्या कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम डिकोड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर। सबसे पहले नाम देखिए, क्राइजोफाइट। क्राइजोफाइट, ये फाइट कहीं देखेला लगता है सर? देखेला तो लगता है, कहां सर? ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जो कि प्लांट्स हैं। तो क्या ये जो क्राइजोफाइट है ये प्लांट लाइक होगा? करेक्ट सर। प्रोटोजोआ, कल ही बताया था, जोआ मतलब एनिमल। तो क्या ये जो प्रोटोजोआ है ये आपका एनिमल लाइक होगा? ये भी बिल्कुल होगा सर, इसको भी कौन रोक सकता है। अब डाइनोफ्लैजेलेट, डाई का मतलब क्या होता है? डाई का मतलब होता है दो, और फ्लैजेलेट का मतलब रिलेटेड टू फ्लैजला, यानी इनमें दो फ्लैजला पाए जाते होंगे, है ना। एक आपका लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजला होता है लंबा, एक ट्रांसवर्स फ्लैजला होता है, ट्रांसवर्स यानी साइड से निकल रहा है ऐसे, और एक लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजला लंबा निकल रहा है ऐसे। ये दो फ्लैजला आपके देखने को मिलते हैं। दिस इज बेसिकली डाइनोफ्लैजेलेट, ठीक है। यूग्लिनॉइड का सबसे प्राइम जो एग्जांपल है क्या हो जाएगा? यूग्लिना। और स्लाइम मोल्ड का एग्जांपल जो है ये क्या हो जाएगा? ये आपके ऐसे ऑर्गेनिज्म हो जाएंगे जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे ग्रो करते हैं। मोल्ड का मतलब क्या होता है? फंगस, तो फंगस लाइक ऑर्गेनिज्म भी है। मोल्ड का मतलब ही होता है फंगस। जैसे आपकी ब्रेड को सड़ाने वाला जो फंगस है उसे क्या कहा जाता है? ब्रेड मोल्ड कहा जाता है। तो ये आपका फंगस लाइक भी हो जाएगा। करेक्ट। तो इनके नाम से ही कुछ कुछ चीजें हमें पता लगी। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेंड दैट यू हैव टू डिकोड वो ये है कि जब आप क्राइजोफाइट से प्रोटोजोवन की ओर बढ़ रहे होते हैं तो आप प्लांट लाइक कैरेक्टर से एनिमल लाइक कैरेक्टर पे बढ़ रहे होते हैं। प्लांट लाइक फीचर्स टू एनिमल लाइक फीचर्स पे बढ़ रहे होते हैं। प्लांट लाइक फीचर्स टू एनिमल लाइक फीचर्स पे बढ़ रहे होते हैं। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। क्योंकि देखो ना मेरे भाई, आप क्राइजोफाइट से शुरुआत कर रहे हैं, इनको एक सीक्वेंस में ही पढ़ते हैं हम, इस सीक्वेंस को आप ब्रेक नहीं कर सकते। क्राइजोफाइट, डाइनोफ्लैजेलेट, यूग्लिनॉइड, स्लाइम मोल्ड, प्रोटोजोवन, सी, डी, ई, एस, पी, इनको आप इसी सीक्वेंस में पढ़ते हैं। क्राइजोफाइट से जब आप प्रोटोजोवन पे जा रहे हैं, आप फाइट से जोआ पे जा रहे हैं, फाइट से जोआ यानी प्लांट से एनिमल लाइक कैरेक्टर्स पे जा रहे हैं, तो कैरेक्टर्स उसी हिसाब से शिफ्ट होते चले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, यहां पर एक स्लाइड बनाई, प्यारी सी स्लाइड बनाई, इन सबको सीक्वेंस में लिख दिया, क्राइजोफाइट, डाइनोफ्लैजेलेट, यूग्लिनॉइड, स्लाइम मोल्ड एंड प्रोटोजोवन। और जब मैं यहां से यहां जा रहा हूं तो क्या मैं प्लांट लाइक कैरेक्टर से एनिमल लाइक कैरेक्टर की तरफ जा रहा हूं? क्या मैं फाइट यानी प्लांट लाइक से जोआ यानी एनिमल लाइक कैरेक्टर की तरफ जा रहा हूं? बिल्कुल जा रहा हूं। तो मैंने इनके नाम से कोई चीज निकाल ली है, आराम से देखिए नाम से मैंने क्या क्या निकाला। सबसे पहले क्राइजोफाइट, फाइट का मतलब होता है प्लांट लाइक, तो ये प्लांट लाइक होगा। डाइनोफ्लैजेलेट, डाई का मतलब होता है दो, एंड फ्लैजेलेट में आपका फ्लैजला आ रहा है तो यहां दो फ्लैजला होंगे, ठीक है। स्लाइम मोल्ड जो है, मोल्ड का मतलब होता है फंगस लाइक। प्रोटोजोआ, प्रोटो यानी प्रिमिटिव, पिछड़े हुए यानी लोअर लेवल के, तो यह है प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ जोआ यानी एनिमल्स, यानी कि हमसे रिलेटेड है, ये हम जैसे ही हैं। यस, इनके फीचर्स जब हम कंपेयर करेंगे तो आपको एनिमल से मिलती जुलती चीजें दिखाई देंगी। जैसे ये पैरासाइट हो सकते हैं यानी बीमारी कॉज कर सकते हैं किसी और ऑर्गेनिज्म में, या प्रीडेटर हो सकते हैं, शिकार कर सकते हैं, यानी कि ये खुद का खाना खुद नहीं बना सकते, देयरफॉर ये हेटेरोट्रॉफ होते हैं। ये एनिमल की तरह क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉफ होते हैं। इनके कई कैरेक्टर हमसे मिलते जुलते हैं, जैसे कि ये खुद का खाना खुद नहीं बना सकते, दे आर हेटेरोट्रॉफिक इन नेचर। करेक्ट। एंड ये जो यूग्लिनॉइड है इसका प्राइम एग्जांपल क्या हो जाएगा? यूग्लिना हो जाएगा, वहीं से ये आपका नाम जो है उठाया गया, ठीक है। तो ये 5 चीजें हमें पहले पता लग गई।
अब देखो मेरे भाई, प्लांट और एनिमल में मेन डिफरेंसेस क्या होते हैं? दो डिफरेंसेस पकड़ लेते हैं हम, उससे 10 पॉइंट मैं आपके क्लियर करा दूंगा। दो डिफरेंसेस से 10 पॉइंट क्लियर करा दूंगा। पहला डिफरेंस ये है कि मेरे भाई प्लांट जो है इसमें सेल वॉल होती है, एनिमल जो है इनमें सेल वॉल नहीं होती। सिंपल भाई, प्लांट जो है इसमें सेल वॉल होती है, एनिमल जो है इसमें सेल वॉल नहीं होती। बीच का बंदर है यहां पे यूग्लिनॉइड, ये दोनों प्लांट के पाले में आ रहे हैं, ये दोनों एनिमल लाइक के पाले में आ रहे हैं। बीच का बंदर है यूग्लिनॉइड, तो ये बीच का कैरेक्टर दिखाएगा। अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त यहां पर क्राइजोफाइट में, तो सेल वॉल यहां पाई जाती है और बहुत कठोर सेल वॉल पाई जाती है, क्योंकि सेल वॉल के ऊपर, इस सेल वॉल के ऊपर सिलिका की डिपोजिशन हो जाती है और ये सिलिका इतनी स्ट्रांग होती है कि सेल वॉल को क्या बना देती है? अनडिस्ट्रक्टेबल बनाती है। सिलिका में यानी कि मेरे भाई आपका मिट्टी में कुछ टूटने लायक है ही नहीं, क्या ही टूटेगा? वो ग्रिटी दरदरी सी होती है, उसमें और कुछ टूटने लायक नहीं है, तो वो जमा होकर के, सिलिका के जो पार्टिकल्स है वो जमा होकर के इस सेल वॉल को और ज्यादा स्ट्रांग बनाते हैं। तो सबसे ज्यादा बेहतरीन जो आपकी सेल वॉल है ये कहां देखने को मिली? ये आपको देखने को मिली क्राइजोफाइट में। यहां डिपोजिशन ऑफ सिलिका आपको देखने को मिल रही होती है। अगर डायनोफ्लैजेलेट की बात करूं तो यहां पर भी सेल वॉल मिलेगी, क्योंकि ये भी प्लांट के पाले में है, तो स्टिफ सेल्यूलोज की सेल वॉल मिलेगी, रिजिड सेल्यूलोज की सेल वॉल मिलेगी, जैसी प्लांट में मिलती है। यहां भी सेल्यूलोज की सेल वॉल है, लेकिन इसके ऊपर सिलिका की डिपोजिशन है। यहां सेल्यूलोज की स्टिफ सेल वॉल है, टाइट सेल वॉल है। यहां मेरे दोस्त अगर आप देखें, बीच का बंदर है ये, तो सेल वॉल तो नहीं है, बीच का बंदर है तो सेल वॉल तो नहीं है, लेकिन सेल वॉल की जगह एक और अदर लेयर आ गई है जिसका नाम है पेलिकल। ये पी फॉर पेलिकल जो है, पी फॉर प्रोटीन की बनती है, जो कि फ्लेक्सिबल होती है, तो यूग्लिनॉइड्स को फ्लेक्सिबिलिटी देती है। तो बीच का बंदर है तो इसमें सेल वॉल की जगह पेलिकल देखने को मिला। स्लाइम मोल्ड जो है इसमें सेल वॉल आपके एब्सेंट होंगी, क्योंकि एनिमल के पाले में आ रहा है, लेकिन ये फंगस लाइक है, तो फंगस आपको पता है स्पोर बनाते हैं। लिविंग वर्ल्ड में ही बताया था दैट फंगस रिप्रोड्यूसेस बाय असेक्सुअल स्पोर्स, तो यहां ये भी स्पोर बनाएंगे स्लाइम मोल्ड, क्योंकि फंगस लाइक है। इनकी स्पोर पे असली वॉल हो सकती है, इनकी बॉडी पे असली वॉल नहीं है, लेकिन इनके स्पोर पे, क्योंकि स्पोर को रेजिस्टेंस चाहिए, स्पोर बनते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में, उनको रेजिस्टेंस चाहिए, तो आपके कई सालों तक इन स्पोर्स को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए आपकी यहां पर ट्रू वॉल्स देखने को मिल रही होती हैं। ये आपकी रेजिस्टेंस कैपेबिलिटी बढ़ा रही होती है। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये जो आपका प्रोटोजोवन है ये तो कंप्लीटली एनिमल लाइक है, तो ये जो है आपका सेल वॉल एब्सेंट लेकर के बैठा होगा। यानी एक जुगाड़ से हमने 5 चीजें याद कर ली हैं, सीधी सीधी 5 चीजें याद कर ली हैं। सबसे पहले सेल वॉल प्रेजेंट है, सेल वॉल किसकी बनी होगी? सेल्यूलोज की बनी होगी, और इसके ऊपर क्या है? सिलिका की डिपोजिशन है, ये सबसे ज्यादा प्लांट की तरफ है, सबसे स्ट्रॉन्ग सेल वॉल। उसके बाद स्टिफ यानी टाइट रिजिड सेल वॉल आपको देखने को मिलेगी सेल्यूलोज की बनी हुई डायनोफ्लैजेलेट में। यहां पर यूग्लिनॉइड जो बीच का बंदर है, यहां सेल वॉल नहीं पाई जाएगी, लेकिन इसकी जगह एक प्रोटीन की बनी हुई लेयर पाई जाएगी, जिसे पेलिकल कहते हैं, जो कि फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करेगी आपके यूग्लिनॉइड्स को। यहां पर आपकी सेल वॉल एब्सेंट होगी, लेकिन ट्रू वॉल जो है आपकी स्पोर पे पाई जाएगी, स्पोर पे आपकी ट्रू वॉल प्रेजेंट होगी। एंड ओवरऑल अगर आप देखें तो सेल वॉल एब्सेंट हो जाएगी प्रोटोजोआ में। तो इनमें सेल वॉल एब्सेंट, इन दो में सेल वॉल प्रेजेंट। ये बीच का बंदर है तो यहां सेल वॉल नहीं पाई जाएगी, इसकी जगह एक प्रोटीन रिच लेयर पाई जाएगी, जिसे पेलिकल कहा। 5 पॉइंट क्लियर हो गए सेल वॉल की वजह से। अब प्लांट और एनिमल में एक और मेजर डिफरेंस है कि प्लांट खाना बना सकते हैं, एनिमल खाना नहीं बना सकते। तो यहां जो सबसे ज्यादा प्लांट लाइक है वो सबसे ज्यादा खाना बनाएगा, सबसे ज्यादा जो एनिमल लाइक है वो खाना नहीं बना पाएगा। तो अगर मैं इसी पॉइंट को इलेबोरेट करूं अच्छे तरीके से, तो यहां मेरे भाई ये जो क्राइजोफाइट नाम की कैटेगरी है, इसमें 2 अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, डायएटम्स एंड डेस्मिड्स। अब इनके नाम गौर से सुनना, डायएटम्स एंड डेस्मिड। ये जो डेस्मिड है इसको प्यार से गोल्डन एल्गी भी कहा। अगर ये एल्गी है तो क्या फोटोसिंथेसिस करेगा? धनाधन। अगर ये एल्गी है तो मेरे भाई एल्गी तो आपके लोअर लेवल के प्लांट होते हैं, तो क्या ये खूब फोटोसिंथेसिस करेगा? तभी इसकी तुलना, इसका कंपैरिजन एल्गी से हुआ है। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी कह रहे थे क्योंकि वो भी फोटोसिंथेसाइज कर सकता है, तभी उसका कंपैरिजन एल्गी से किया। यहां पर भी जो डेस्मिड है इसको गोल्डन एल्गी कह रहे हैं क्योंकि ये भी फोटोसिंथेसाइज करता है। और ये जो डायएटम्स है इनका तो कहना ही क्या मेरे भाई, पीवाईक्यू जब मैं आपको अभी सॉल्व कराऊंगा थोड़ी देर में, डायएटम्स पे इतने क्वेश्चन बनते हैं जिसकी कोई हद नहीं। डायएटम्स को हम लोग कहते हैं चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशन। चीफ प्रोड्यूसर क्या प्रोड्यूस करते हैं? खाना प्रोड्यूस करते हैं। चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन, ओशन जो है, महासमुंदर जो है, उनमें सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसाइज कौन कर रहा होता है? यही कर रहे होते हैं डायएटम्स। तो डायएटम्स चीफ प्रोड्यूसर है। और गोल्डन एल्गी को गोल्डन एल्गी कहा ही इसीलिए क्योंकि वो फोटोसिंथेसाइज करता है, तो सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगी, बिल्कुल होगी। यहां देखिए डायनोफ्लैजेलेट, ये भी प्लांट के पाले में आ रहा है, तो ये भी ज्यादातर क्या होंगे? आपके फोटोसिंथेटिक होंगे।
यूग्लिनॉइड बीच का बंदर है, बीच का बंदर है यानी कुछ प्लांट लाइक कुछ एनिमल लाइक, तो इसे मिक्सोट्रॉफिक हम लोग कहेंगे। मिक्सोट्रॉफिक यानी मिक्स्ड न्यूट्रिशन है इसके अंदर, यानी अगर सनलाइट प्रेजेंट है तो सनलाइट की प्रेजेंस में ये प्लांट की तरह बिहेव करेगा। इसमें क्लोरोफिल ए पिगमेंट पाया जाता है, तो ये फोटोसिंथेसाइज करेगा, खुद का खाना खुद बना लेगा, प्लांट लाइक बिहेवियर है। अगर सनलाइट इसमें एब्सेंट है, अगर सनलाइट इसमें एब्सेंट है तो ये एनिमल की तरह बिहेव करेगा। सनलाइट अगर नहीं आ रही है तो फोटोसिंथेसिस तो होगी नहीं, तो ये खुद से भी छोटे छोटे इंडिविजुअल्स का शिकार करता है, प्रीडेटर के तरीके से काम करता है। यानी दोनों की दोनों चीजें इसमें पाई जा रही हैं, प्लांट लाइक बिहेवियर भी, एनिमल लाइक बिहेवियर भी, क्योंकि बीच का बंदर। अगर मैं बात करूं स्लाइम मोल्ड की, तो मोल्ड मतलब फंगस लाइक। फंगस क्या करते हैं, यूजुअली सेप्रोफिटिक होते हैं, गले सड़े मरे मैटर पे ग्रो करते हैं, तो ये भी आपके क्या होंगे, एस फॉर स्लाइम मोल्ड, एस फॉर सेप्रोफाइट्स होंगे, और ये भी ग्रो करेंगे डिकेइंग ट्विग्स पे एंड लीव्स पे, या किसी भी और गले सड़े मरे मैटर पे। ट्विग्स का मतलब हो गया डाली, लीफ का मतलब हो गया पत्ता। कोई पेड़ है उसका पत्ता अगर गिर गया है, कोई डाली अगर गिर गई है, तो उस पेड़ के इस टूटे हुई टहनी में, इस टूटे हुए पत्ते में जो ऑर्गेनिक मैटर था उसको डिकम्पोज कौन करेगा, आपके सेप्रोफाइट कर रहे होंगे, तो ये आपके स्लाइम मोल्ड्स हो जाते हैं। प्रोटोजोआ की अगर आप बात करें तो प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल है, तो एनिमल की तरह ये भी पैरासाइट प्रेडेटर होंगे, खुद का खाना खुद नहीं बना सकते। ये बात हमने देखी, यानी 5 पॉइंट हमने क्लियर कर लिए थे सेल वॉल से। सेल वॉल की अगर बात करें तो डाई एटम्स में सेल्यूलोज की सेल वॉल होगी, ऊपर सिलिका की डिपोजिशन। डायनोफ्लैजेलेट में आपकी खूब रिजिड सेल वॉल पाई जाएगी, स्टिफ सेल्यूलोजिक सेल प्लेट्स पाई जाएंगी। सेल प्लेट मैं आपको दिखाऊंगा अगली स्लाइड में बना करके बकायदा। यूग्लिनॉइड जो है बीच का बंदर है, तो सेल वॉल नहीं है, लेकिन सेल वॉल की जगह एक और प्रोटीन रिच लेयर है जिसको हमने पेलिकल कहा। स्लाइम मोल्ड जो है, मोल्ड यानी फंगस लाइक है, तो जाहिर सी बात है इसमें डायरेक्टली कोई सेल वॉल नहीं प्रेजेंट है, एनिमल के पाले में आ रहा है, लेकिन इसकी स्पोर पे, क्योंकि फंगस भी स्पोर बनाता है, इसकी स्पोर पे असली वॉल जरूर पाई जाएंगी। और मेरे भाई जो एनिमल है उसमें आपका प्रोटोजोआ जो है विच इज कंप्लीटली लाइक एनिमल लाइक, बहुत सारे फीचर्स मिलते जुलते हैं एनिमल से, आगे आप पढ़ेंगे, तो इसमें सेल वॉल नहीं है। खाने की अगर आप बात करें, सबसे ज्यादा खाना ये बनाएगा। डेस्मिड को गोल्डन एल्गी कहा क्योंकि खूब खाना बनाता है। डाई एटम्स को चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन कहा। डायनोफ्लैजेलेट भी ज्यादातर अपना खाना बनाते हैं, खूब फोटोसिंथेसिस करते हैं। यूग्लिनॉइड बीच का बंदर है, तो मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दिखाता है। सनलाइट प्रेजेंट है तो खाना बनाएगा, सनलाइट एब्सेंट है तो खाना नहीं बनाएगा, प्रीडेटर की तरह बिहेव करेगा। स्लाइम मोल्ड आपका फंगस है, फंगस लाइक है, तो गले सड़े मरे मैटर पे ग्रो करेगा, डिकम्पोजिशन दिखाएगा। एंड प्रोटोजोआ, जोआ यानी एनिमल लाइक है, तो खाना नहीं बनाएगा। ये 10 पॉइंट हमने क्रैक कर लिए। अब मेरे भाई थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं, थोड़ा सा और इनडेप्थ एनालिसिस करते हैं कि ये पाए कहां जाते हैं। जैसे आपके क्राइजोफाइट जो है, ये खारे पानी में एज वेल एज आपका फ्रेश पानी दोनों जगह पाए जाते हैं। डायनोफ्लैजेलेट यूजुअली आपको समंदर में देखने को मिलेंगे, खारे पानी में देखने को मिलेंगे। यूग्लिनॉइड मिलते हैं फ्रेश स्टेगनेंट वाटर में, स्टेगनेंट मतलब रुके हुए पानी में आपको देखने को मिलेंगे, तालाब वगैरह में देखने को मिलेंगे। फ्रेश स्टेगनेंट वाटर यानी पॉन्ड्स वगैरह में देखने को मिलेंगे। स्लाइम मोल्ड जो है ये आपको कहां देखने को मिलेंगे, गले सड़े मरे मैटर पे देखने को मिलेंगे। एंड प्रोटोजोआ आपका अलग अलग जगह देखने को मिल सकता है मेरे भाई, इसके बारे में तो डिटेल चर्चा करेंगे। 4 अलग अलग प्रकार के प्रोटोजोअन्स हमको पढ़ने हैं, एक एक करके सबको डिकोड करते चलेंगे तो और क्लैरिटी आ जाएगी। अब इनके नाम से कुछ डिकोड कर लेते हैं हम लोग, नाम से कुछ फैक्ट्स यहां पर हम लोग जुटा लेते हैं, आराम से देखिएगा, प्यार से सुनिएगा। सबसे पहले हमने कहा कि यहां पर क्राइजोफाइट में डाई एटम्स और डेस्मिड्स आते हैं। डेस्मिड को हमने गोल्डन एल्गी कहा क्योंकि खूब फोटोसिंथेसिस करता है। डाई एटम का मतलब क्या हुआ, डाई का मतलब होता है 2 और एटम का मतलब हो गया पार्ट्स। तो यहां पर आपके सोप बॉक्स की तरह 2 पार्ट्स होते हैं आपके डाई एटम्स के। तो 2 थिन ओवरलैपिंग शेल्स होते हैं। ओवरलैपिंग शेल्स मतलब एक नीचे है आपकी कटोरी जिसमें आप साबुन रख सकते हो और उसका ऊपर का ढक्कन है, उसी प्रकार से यहां पर आपकी क्या होती हैं, सेल वॉल्स लगी हुई होती हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो सेल एक है, लेकिन इसकी सेल वॉल्स जो है वो कुछ इस तरीके से अटैच हैं जैसे बीच में सेल को इन्होंने कैद कर लिया हो। तो ये आपकी सेल वॉल है जिनके ऊपर सिलिका की डिपोजिशन है। अब ये ऊपर वाला पार्ट है सेल वॉल का, इसे कहेंगे एपीथीका। एपी मतलब ऊपर और थीका माने लेयर, और नीचे वाली जो है इसे कहेंगे हाइपोथीका। हाइपो माने नीचे और थीका माने लेयर। तो ये ऊपर वाली एपीथीका, नीचे वाली हाइपोथीका, इस पे सिलिका की डिपोजिशन है। सिलिका के जो दाने हैं इनके बीच में गैप भी रहता है, तो सेल वॉल जो है ये क्या हो जाती है, ग्रिटी हो जाती है। गैप रहता है ना, जैसे आपने देखा होगा जंग उतारने के लिए एक पेपर आता है, उसे रेगमार का पेपर कहते हैं, रस्ट पेपर बोलते हैं, तो बहुत ही खुरदुरा होता है। तो आप जब किसी भी आयरन आर्टिकल पे, किसी लोहे की चीज पे जंग लग गया है, उस पे जब आप रेगमार का पेपर घिसते हैं तो लोहे का जो आर्टिकल है वो प्लेन हो जाता है, शाइनी हो जाता है ना। वो क्या करता है, रस्ट को उतार देता है, क्योंकि ये जो आपका पेपर है ये बहुत ही ज्यादा दरदरा है, ग्रिटी है ना, खुरदुरा सा है, रफ सा है। तो ये क्या करता है, रस्ट को हटा देता है आराम से। तो सिमिलरली यहां पर भी सिलिका के जो पार्टिकल है, इस वजह से आपकी ये जो सेल वॉल है डाई एटम्स की, ये बहुत ज्यादा ग्रिटी हो जाती है।
तो इनको आप क्या कर सकते हैं, इनको आप आर्टिफैक्ट्स की पॉलिशिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जस्ट लाइक रस्ट पेपर, ये भी आपका ग्रिटी है। और दूसरा, इन आपके छोटे छोटे सिलिका पार्टिकल्स के बीच में जो गैप है, यहां से आप कोई लिक्विड फिल्टर भी कर सकते हैं। बहुत कम गैप होता है तो आप ऊपर से कोई लिक्विड अगर डालेंगे, है ना, तो सिर्फ वो लिक्विड नीचे जा पाएगा, क्योंकि लिक्विड तो आपका कहीं से भी निकल सकता है। लेकिन मेरे दोस्त, यहां पे कोई सॉलिड पार्टिकल, कोई इंप्योरिटी अगर थी, तो वो आपकी यहीं पर इन दो सिलिका पार्टिकल्स के बीच में कैद हो जाएगी। तो ये फिल्ट्रेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ ऑयल्स, फिल्ट्रेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सिरप्स में भी काम आते हैं, कि ऑयल और सिरप को प्योरीफाई किया जा सके। उनकी फिल्ट्रेशन में ये जो आपका सिलिका की डिपोजिशन है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है। तो डाई एटम्स की सेल वॉल इसमें इस्तेमाल होती हैं। तो डाई एटम क्यों कहा? डाई मतलब दो, एटम यानी पार्ट्स, तो दो पार्ट्स हैं, नीचे वाला हाइपोथिका, ऊपर वाला एपिथिका। इन दोनों को जोड़ करके हमने क्या बनाया है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनाया है डाई एटम का। इसी के बारे में थोड़ी और बात कर लेते हैं, और इसी को पहले कंप्लीट कर लेते हैं। सो ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सिलिका, क्योंकि सेल वॉल के ऊपर सिलिका की डिपोजिशन है, तो सेल वॉल ऑफ डाई एटम्स बिकम्स अनडिस्ट्रक्टेबल। इसमें टूटने लायक कुछ बचा ही नहीं है, तो इस सेल वॉल टूटती नहीं है। अब सेल वॉल टूट नहीं रही, डाई एटम्स पानी में रह रहे हैं, फ्रेश पानी में भी, मेराइन पानी में भी। जब इनकी डेथ होगी तो ये नीचे जाकर के ओशन की तली पर जमा हो जाएंगे। तो फॉर बिलियंस ऑफ ईयर्स ये जो सेल वॉल है डेड डाई एटम्स की, ये आपकी ओशन के बेस पे जाके जमा हो जाती है। तो ओशन के नीचे एक फर्श सा बन जाता है, जिसे हम कहते हैं डाई एटम की लाशों से बना हुआ फर्श। इसे कहते हैं डाई एटमेशियस अर्थ। और ये डाई एटमेशियस अर्थ है, जब हम इसको निकालेंगे तो हम देखेंगे कि ये दरदरा बहुत है, खुरदुरा बहुत है। तो इसको हम फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप या पॉलिशिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको फिल्ट्रेशन या पॉलिशिंग में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये इसका बेसिक यूज है डाई एटमेशियस अर्थ का। एक और बहुत प्यारी सी बात कही गई है कि ये जो आपके क्राइजोफाइट है, इनमें डाई एटम्स और डेस्मिड आते हैं। दोनों के दोनों खूब खाना बनाते हैं, क्योंकि प्लांट लाइक कैरेक्टर है ये। तो मेरे भाई ये खूब सारा खाना बनाते हैं, तो दे आर रिलेटेड टू प्लांट। इनके आगे एक वर्ड हम लगाएंगे फाइट। तो ये फाइटो प्लैंकटन है। आपने सुना होगा 10वीं क्लास में, फाइटो प्लैंकटन, जू प्लैंकटन। तो प्लैंकटन क्या होते हैं? पी फॉर प्लैंकटन ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि पैसिवली फ्लोट करते हैं। पी फॉर पैसिवली फ्लोट करते हैं, पैसिवली फ्लोट करते हैं, यानी दे डू नॉट हैव सिलिया और फ्लैजेला। दे डू नॉट हैव सिलिया और फ्लैजेला, ये पैसिवली फ्लोट करते हैं। इनके पास खुद का कोई यंत्र नहीं है तैरने के लिए, तो ये क्या करते हैं? पैसिवली फ्लोट कर रहे होते हैं। जहां इन्हें पानी फटका मार के ले जाएगा वहीं ये चले जाते हैं। और ये आपके प्लैंकटन तो है ही, बहुत छोटे साइज के ऑर्गेनिज्म तो है ही जो पैसिवली फ्लोट कर रहे हैं, लेकिन ये फाइटो यानी प्लांट लाइक प्लैंकटन है, यानी ये खाना बनाते हैं, प्लांट लाइक है। जू प्लैंकटन मतलब ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स जो खाना खा रहे हैं, एनिमल की तरह बिहेव कर रहे हैं, भुक्खड़ हैं, ये खाना बनाते हैं, तो फाइटोप्लैंक्टन है। तो ये पैसिवली फ्लोट करते हैं, एंड इन्हें फाइटोप्लैंक्टन कहा क्योंकि ये प्लांट लाइक प्लैंक्टन है, ये खूब खाना बना रहे होते हैं। ये हमने आपके क्राइजोफाइट के बारे में देखा। अगर मैं डाइनोफ्लैजेलेट की बात करूं, तो डाइनोफ्लैजेलेट में डाई का मतलब है दो, और फ्लैजेलेट एक शब्द है जो फ्लैजेला से निकाला गया है। तो यहां पर अगर आप देखें तो ये क्या है? सेल्यूलोज की एक प्लेट है। ये क्या है? सेल्यूलोज की एक प्लेट है। योद्धा की ढाल की तरह ये प्लेट्स जो है आपकी बनाई गई हैं, तो इन्हें हम कह रहे हैं सेल्यूलोज की स्टिफ प्लेट्स। बहुत ही स्टिफ प्लेट्स हैं। और ये जो प्लेट है, इनके बीच में जो खांचा बना हुआ है, ये जो गैप बना हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं? ग्रूव कहते हैं। दो प्लेट्स के बीच में आपकी एक नाली सी बनी हुई है। समझ लीजिए मेरे भाई, अपन एक सुपर हीरो है अगर, तो यहां से लेकर के यहां तक मैंने एक कवच पहना हुआ है, फिर नीचे थोड़ा सा पेट पे जगह छोड़ दी है, और उसके बाद नीचे जो है मैंने लोहे की पैंट पहनी हुई है। तो ऊपर भी एक स्टिफ प्लेट है, नीचे भी एक स्टिफ प्लेट है, बीच में थोड़ी सी पट्टी छोड़ दी है मैंने, उसे मैं क्या कहूंगा? ग्रूव कहूंगा। बीच में थोड़ी सी जगह जो है छूटी हुई है, क्योंकि भाई मुड़ना भी तो है भाई, फोल्ड भी तो होना है सुपर हीरो को। अगर समझ लो भैया पैंट जो है नीचे से लेकर यहां छाती तक चढ़ी हुई है, तो मैं फोल्ड कैसे होऊंगा? लोहे की चादर वाली पैंट है मेरी, तो मैं तो मुड़ ही नहीं पाऊंगा। सो मैं अगर थोड़ा बहुत मुड़ना चाहता हूं, इट इज इंपॉर्टेंट कि बीच में गैप तो हो। पैंट अलग है, शर्ट अलग है, तभी तो हम लोग मुड़ पाते हैं। एकदम भाई एकदम ऐसे खड़े हो जाएंगे भाई, एकदम स्टिफ होकर के। एक ही कपड़ा पहना हुआ है, और वो भी बहुत कड़क, एकदम बढ़िया प्रेस मरवा के एक ही कपड़ा पहना हुआ है कि पैंट में अब हिलने डुलने की जगह ही नहीं है, शर्ट में हिलने डुलने की जगह ही नहीं, एक ही कपड़ा है, यूं ही खड़े हैं तन के। तो भाई मोटिलिटी जो है इंपैक्ट होगी ना। तो इट्स बेटर कि बीच में थोड़ी सी जगह छोड़ दी जाए। तो इनमें ग्रूव होता है, इस ग्रूव से निकल रहा होता है ट्रांसवर्स फ्लैजेला। साइड में निकल रहा है तो इसे कहा ट्रांसवर्स फ्लैजेला। और ये लंबू जो निकल रहा है इसे क्या कह दिया? लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजेला। तो दो फ्लैजेला होते हैं, एक ट्रांसवर्स यानी ऐसे उग रहा है, एक लॉन्गिट्यूडिनल यानी ऐसे उग रहा है। दो फ्लैजेला आपके यहां पर देखने को मिलते हैं।
करेक्ट, ये सेल्यूलोज की प्लेट है, ये बीच का क्या है, ग्रूव बिटवीन द प्लेट, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। डाइनोफ्लैजेलेट के नाम से ही उसका स्ट्रक्चर निकाला जा सकता है। स्टिफ सेल्यूलोजिक प्लेट बना दी और आपके दो फ्लैजिला बना दिया अकॉर्डिंग टू नेम, ये भी हम लोगों ने देख लिया। करेक्ट। अब ये जो डाइनोफ्लैजेलेट है ये अलग अलग कलर के हो सकते हैं, है ना। कौन कौन से कलर के डाइनोफ्लैजेलेट है गुरुजी, बता दो ना। अभी देखो, ये जो डाइनोफ्लैजेलेट है अलग अलग, इनके अलावा भी अलग कलर के हो सकते हैं, लेकिन 5 आपके मेन कलर है। सबसे पहले आपका येलो कलर है जो कि कैरोटिनॉइड की वजह से होता है ना। और भी पिगमेंट्स होते हैं जिनकी वजह से ये कलर हो सकता है, कैरोटिनॉइड और ज़ेंथोफिल के मिक्सचर की वजह से भी हो सकता है। मेनली कैरोटिनॉइड जो है येलो कलर के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है यहां पर। ग्रीन जो है ये आपका क्लोरोफिल की वजह से हो सकता है। ब्लू जो है ये हो सकता है फाइकोसाइनिन की वजह से। सयान का मतलब ही ब्लू होता है, कल बताया था। साइनोबैक्टीरिया, सयान का मतलब है ब्लू, तो इसीलिए साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी कह रहे थे, सयान का मतलब ब्लू था। रेड मतलब फाइको एरिथ्रिन, एरिथ्रो मतलब आपका रिलेटेड टू रेड, एरिथ्रो रिलेटेड टू रेड। जैसे आपके जो रेड ब्लड सेल है इन्हें एरिथ्रोसाइट कहा जाता है, क्यों, क्योंकि वो रेड ब्लड सेल है, रेड का मतलब ही एरिथ्रो होता है। एंड मेरे भाई ब्राउन जो है ये ज़ेंथोफिल की वजह से होता है। करेक्ट। तो अलग अलग कलर जो है अलग अलग पिगमेंट की वजह से इन्हें मिल सकते हैं। इनमें से सबसे जो पढ़ने लायक चीज है वो है रेड वाली डाइनोफ्लैजेलेट। तो रेड कलर का एक डाइनोफ्लैजेलेट होता है जिसे हम कहते हैं गोनिओलेक्स, और ये जो गोनिओलेक्स है ये बहुत तेजी से डिवाइड करता है, यानी खूब सारा अपना नंबर बढ़ा लेता है। तो जब कोई समंदर की लहर आपके पास आ रही है और उसमें खूब सारे गोनिओलेक्स हैं और वो सारे लाल कलर के हैं, तो ऐसा लगता है एक लाल कलर की खूनी लहर आपकी तरफ दौड़ करके आ रही है, इसे हम रेड टाइड कहते हैं। और ये जो गोनिओलेक्स होते हैं होते भी खतरनाक हैं, ये कुछ टॉक्सिन्स सिक्रीट करते हैं जिन्हें सेक्सी टॉक्सिन कहा जाता है। तो इनके आसपास की फिशेस जो हैं या अदर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो इन टॉक्सिन की वजह से मर भी जाती हैं, हेल्यूसिनेट हो जाती हैं और मर भी जाती हैं, होशो हवास खो बैठती हैं। इतना ज्यादा ये जो लाल लहर है ये हार्म कर सकती हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स को भी। एक और फेनोमेना है, ये पूछ लिया गया था नीट में एक बार, इसे कहते हैं रेड सी। तो रेड टाइड और रेड सी में कंफ्यूज नहीं होना है। रेड टाइड इज ड्यू टू गोनिओलेक्स, रेड सी इज ड्यू टू ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम, जो कि आपका क्या होता है, बैक्टीरिया होता है। अब एरिथ्रियम नाम में देखो एरिथ्रो आ रहा है ना, तो रेड कलर को ये रिप्रेजेंट करता है, रेड कलर को ये रिप्रेजेंट करता है। तो रेड सी फेनोमेना जो है ये आपका होता है ड्यू टू ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम विच इज अ बैक्टीरिया, एंड रेड टाइड जो है वो होता है ड्यू टू गोनिओलेक्स विच इज अ प्रोटिस्टा, विच इज बेसिकली फाउंड इन कैटेगरी डाइनोफ्लैजेलेट। कोई पूछे तो पता होना चाहिए। यूग्लिनॉइड की अगर आप बात करें तो यूग्लिनॉइड में भी दो फ्लैजिला होते हैं, एक आपका लंबा फ्लैजिला, एक छोटा फ्लैजिला, सेम पॉइंट से अराइज हो रहे होते हैं। जैसे अगर आप बात करें डाइनोफ्लैजेलेट की, तो एक फ्लैजिला जो था ट्रांसवर्स था, एक आपका क्या था, लॉन्गिट्यूडनल था। यहां दोनों फ्लैजिला साथ निकल रहे हैं, बस एक छोटा है और एक आपका बड़ा है। ये सेम जगह से ही ओरिजिनेट हो रहे हैं। यहां पर क्योंकि यूकैरियोटिक है सारे के सारे आपके प्रोटिस्ट, तो यहां न्यूक्लियस भी पाया जाएगा एंड प्रोटीन की बनी हुई लेयर पाई जाएगी सेल वॉल की जगह, जिसको हम क्या कहते हैं, पेलिकल कहते हैं, जो कि यूग्लिनॉइड को फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करेगी। तो ये 3 कैटेगरी थी जिनके बारे में हमने एंड टू एंड सारी की सारी इंफॉर्मेशन जुटा ली है मेरे भैया। हमने क्राइजोफाइट पूरा पढ़ लिया है, हमने डाइनोफ्लैजेलेट पूरा पढ़ लिया है, हमने यूग्लिनॉइड पूरा पढ़ लिया है। अब स्लाइम मोल्ड की बर्थडे पार्टी हम लोग बना लेते हैं, स्लाइम मोल्ड की बर्थडे पार्टी बना लेते हैं। यानी स्लाइम मोल्ड की लाइफ साइकिल अगर हमें देखनी है, कुछ बातें हम लोग पहले से जानते हैं कि यहां आपकी सेल वॉल नहीं पाई जाएगी, लेकिन स्पोर पे ट्रू वॉल जरूर पाई जाएगी। ये आपके डेड एंड डिकेइंग मैटर पे ग्रो करते हैं क्योंकि फंगस लाइक होते हैं। तो किसी प्लांट की टूटी हुई टहनी यानी कि आपकी ब्रेक्ड ट्विग या आपकी ब्रेक्ड लीव पे ये ग्रो कर रहे होंगे। इतनी बातें हमें पता है। सर आगे क्या? नाउ इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द लाइफ साइकिल ऑफ स्लाइम मोल्ड। बहुत आसानी से इन चीजों को हम लोग पढ़ रहे होंगे। समझ लीजिए मेरे भाई, ये स्लाइम मोल्ड है, इसका बर्थडे है। अब बर्थडे है तो फेवरेबल कंडीशन है, अच्छी कंडीशन है भैया, बल्ले बल्ले करने की कंडीशन है। तो इतने क्या किया, अपने सारे दोस्तों को बुला लिया। सारे दोस्त जो है एक के कंधे पे दूसरा, दूसरे कंधे पे तीसरा, मस्त आराम से सारे दोस्त जो है बल्ले बल्ले भंगड़ा शंगड़ा कर रहे हैं एक कमरे में बैठ करके, है ना। खूब म्यूजिक चला रखा है, मस्त आराम से बीकानेरी भुजिया चल रही है, डाइट कोक के शॉट्स मारे जा रहे हैं, बहुत तगड़ी पार्टी हो रही, बहुत भयंकर पार्टी के गजब नजारे। एक दूसरे के ऊपर जो है सारे दोस्त मस्त एकदम कूदम फादम कर रहे हैं। ठीक है, अब ये हो गया। तो स्लाइम मोल्ड कि जब फेवरेबल कंडीशन थी, जब इसका बर्थडे था, तो सारे दोस्त इकट्ठे हो गए, तो इन्होंने एग्रीगेट होकर के, कई स्लाइम मोल्ड्स ने एग्रीगेट होकर के एक लंबा स्ट्रक्चर बना लिया, बड़ा सा स्ट्रक्चर बना लिया जो कई फीट लंबा हो सकता है। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं प्लाज्मोडियम। ये वो प्लाज्मोडियम नहीं है जो मलेरिया कॉज करता है, वो भी पढ़ेंगे हम, वो भी आएगा अगली ही स्लाइड पर, क्योंकि अगली स्लाइड क्या है, अगली स्लाइड है आपका प्रोटोजोआ। ये आएगा प्लाज्मोडियम, यहां पर है ना, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फेल्कीपेरम, ये वो प्लाज्मोडियम नहीं।
जब कई सारे स्लाइम मोल्ड इकट्ठे हो जाएं और एक लंबा सा कुछ फीट लंबा स्ट्रक्चर बना लें, इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मोडियम कहते हैं। अब मेरे दोस्त फेवरेबल कंडीशन थी, पार्टी हो रही थी, तो सारे के सारे स्लाइम मोल्ड इकट्ठे हो गए, प्लाज्मोडियम बन गया। बट अब आंटी ने पुलिस बुला ली, आंटी ने पुलिस बुला ली तो मेरे भाई अनफेवरेबल कंडीशन आ गई, है ना, पार्टी ऐसे नहीं चलनी चाहिए। आंटी जी ने पुलिस बुला ली, अनफेवरेबल कंडीशन आई, सारे एक दूसरे पे से उतरे और कहीं कहीं छुपने की तैयारी करने लगे कि भैया अंडरग्राउंड हो जाते हैं। तो इन्होंने क्या बना ली, एक फ्रूटिंग बॉडी बना ली। ये फंगस में भी बहुत कॉमन है, और फंगस हम जस्ट अगली स्लाइड में स्टार्ट करेंगे। तो किंगडम फंगस की जब आप डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे, आपको वहां भी फ्रूटिंग बॉडी बनती हुई दिखाई देगी। तो एक फितरत होती है फंगस और फंगस जैसे ऑर्गेनिजम्स की। तो स्लाइम मोल्ड में, मोल्ड का मतलब ही था फंगस लाइक, तो ये क्या करते हैं, प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट हो जाएगा, यानी डिफरेंट हो जाएगा। देखो डिफरेंशिएट में एक शब्द है, हर शब्द कुछ कुछ कहता है। डिफरेंशिएट का मतलब डिफरेंट हो जाएगा, ये अब ऐसा लंबा नहीं रहेगा, ये गोल मटोल सी फ्रूटिंग बॉडी बना लेगा। एंड ये जो फ्रूटिंग बॉडी है, इसकी टिप पे आपको स्पोर्स देखने को मिलेंगे, टिप पे स्पोर्स देखने को मिलेंगे। तो ये येलो कलर के हैं आपके स्पोर्स, और इन स्पोर्स पे लगी हुई है स्पोर वॉल, जो कि इन्हें रेजिस्टेंट बनाती है फॉर इयर्स। कई सालों तक भी ऐसे पड़े रह सकते हैं, जब तक आंटी ने जो पुलिस बुलाई है वो चली नहीं जाती। अगर समझ लीजिए आंटी ने पुलिस बुलाई, वो पुलिस कई देर तक खड़ी रही, तब तक ये आपके क्या हो गए, डिफरेंशिएट करके स्पोर में कन्वर्ट हो गए, फ्रूटिंग बॉडी में कन्वर्ट हो गए। अब जैसे ही पुलिस चली गई, खबर आ गई कि हाँ भाई 2-3 दिन तो हम लोग ऐसे बैठे थे, कोई पर्दे के पीछे छुपा हुआ है, कोई पंखे पे उल्टा लटक गया है ना, कोई जो है बालकनी में ही खड़ा है ऐसे, हाँ हैंड्स अप करके, कि कोई जो है कमरे में आए तो दोस्तों को कूट काट के चला जाए, बैल्कनी वाला सेफ रहे। कोई एसी का जो पीछे का वॉल्ट रहता है उसके ऊपर बैठ गया है ना, कबूतर बन के। तो मेरे भाई अलग अलग जगह पे लोग फिट हो गए थे अपने आप को बचाने के लिए, अंडरग्राउंड हो गए थे। जब दोबारा फेवरेबल कंडीशन आएगी कि हाँ भैया बढ़िया कंडीशन आ गई है, अब तो पुलिस चली गई है, तो बहती हवा से ये जो आपके स्पोर्स हैं ये जर्मिनेट कर जाएंगे, किसी अच्छी जगह पर जाकर के जर्मिनेट कर जाएंगे, नया स्लाइम मोल्ड बना लेंगे। बहती हवा से है ये, यानी इनको हवा का झोंका उड़ा के ले जाएगा, इनको एयर जो है डिस्पर्स करके ले जाएगी एक जगह से दूसरी जगह, और आपके ये जर्मिनेट करके नया स्लाइम मोल्ड बना सकते हैं। ये हमने देखा। यानी एक आपका अगर स्लाइम मोल्ड है, जब उसकी बर्थडे पार्टी चल रही है, फेवरेबल कंडीशन है, तो वो प्लाज्मोडियम बना लेगा। प्लाज्मोडियम पे जब बुरी कंडीशन आएगी तो वो फ्रूटिंग बॉडी बना लेगा, जिसकी टिप पे आपके स्पोर्स मिलेंगे, जहां ट्रू वॉल्स लगी रहेंगी, जो कि उनको प्रोटेक्ट करेंगी, कई सालों तक भी प्रोटेक्ट कर सकती है। जब दोबारा से फेवरेबल कंडीशन आएंगी तो ये जो स्पोर्स है हवा से उड़ के आपके एक सूटेबल जगह पर गिरेंगे, जहां वो उग सकते हैं, और वहां पर उग रहे होंगे। ये हम लोगों ने देख लिया। दिस इज द फोर्थ कैटेगरी, that is slime molds. Now it's time to understand the fifth category in detail, that is protozoan. तो प्रोटोजोवन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो 4 प्रकार के प्रोटोजोवन हैं, नाम से ही सारी की सारी चीजें क्रैक हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर है अमीबॉइड प्रोटोजोवन। अमीबॉइड प्रोटोजोवन मतलब अमीबा जैसे होते हैं। तो जैसे अमीबा फॉल्स फीट बनाता है, सूडोपोडिया बनाता है, सूडो यानी फॉल्स, पोड यानी फीट, तो ये फॉल्स फीट बनाता है। भाई अमीबा का स्ट्रक्चर ऐसा होता है ना, तो इसकी शेप इररेगुलर होती है, तो ये फॉल्स फीट बना रहा होता है ना, ऐसे ऐसे ग्रो कर रहा होता है। तो ये इसी प्रकार से फॉल्स फीट बनाकर ही मूव करता है। तो इसकी मोटिलिटी कैसे होगी, आपकी फॉल्स फीट के थ्रू होगी। नाम से ही पता लगा, अमीबॉइड यानी अमीबा लाइक। एग्जांपल भी देखोगे तो क्या हो जाएगा आपका अमीबा और एंटमीबा। एंटमीबा जो डाइसेंट्री कॉज करता है, इंटेस्टाइनल डिजीज कॉज करता है। यस, यहां पर देखिए फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोवन यानी इनमें फ्लैजिला पाया जाएगा, सिलिएटेड प्रोटोजोवन यानी सिलिया पाया जाएगा, स्पोरोजोवन यानी स्पोर लाइक इन्फेक्शियस स्टेज पाई जाएगी। ये आपके बहुत खतरनाक बीमारियां कॉज करेंगे, इन्फेक्शियस होंगे। तो नाम से ही एक एक दो पॉइंट तो क्रैक हो जाते हैं। अब मेरे भाई ये जो आपका अमीबॉइड प्रोटोजोवन है, ये जो आपका अमीबेंद्र बाहुबली है, कहां कहां ग्रो कर सकता है, ये आपका फ्रेश पानी में भी ग्रो कर सकता है, मैराइन पानी में भी ग्रो कर सकता है, एंड मॉइस्ट सॉइल पे भी ग्रो कर सकता है, यानी लैंड पे भी ग्रो कर सकता है, लेकिन आसपास पानी होना चाहिए। इनमें से जो मैराइन वाले हैं सबसे खास हैं। ये जो मैराइन वाले अमीबॉइड प्रोटोजोवन है, इन पे सिलिका के शेल्स देखने को मिलते हैं। तो सिलिका हमने 2 जगह पढ़ा, कहां कहां पढ़ा गुरुजी? एक तो आपके डायटम्स पे, डायटम्स की जो सेल वॉल थी उसके ऊपर भी सिलिका की डिपोजिशन थी। अब ये प्रोटोजोवन है, तो प्रोटोजोवन आर एनिमल लाइक, तो इनमें सेल वॉल तो नहीं है, तो यहां पे नॉर्मल जो सेल मेम्ब्रेन है इसी के ऊपर सिलिका की डिपोजिशन हो जाती है मराइन एमीबॉइड्स में ऑन सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि सेल वॉल का तो यहां पर नामो निशान है ही नहीं, तो सेल मेम्ब्रेन पे आपका यहां पर सिलिका शेल जमा हो जाता है। करेक्ट, ये हमने देखा। यानी अलग अलग जगह पाए जा सकते हैं, फ्रेश पानी में, खारे पानी में, एज वेल एज आपका मॉइस्ट सॉइल में। उनमें से जो आपके मैराइन अमीबॉइड्स हैं, खारे पानी में पाए जाने वाले, इन पे सिलिका शेल्स देखने को मिल सकते हैं।
अगर मैं फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोवन की बात करूं तो ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, अकेले भी रह सकते हैं, या किसी ऑर्गेनिज्म में बीमारी भी कॉज कर सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं। जैसे ट्रिपेनोसोमा नाम का जो आपका फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोवन है, ये अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है, रातों की नींदें उड़ा देता है, जिसका वेक्टर है आपका ये वाला फ्लाई, है ना, टीएससी। टीएससी कई लोग इसको टस्से टस्से बोलते हैं, है ना, एक्चुअल में इट्स से फ्लाई। यस, तो ये जो आपका फ्लाई है ये क्या करता है, ट्रिपेनोसोमा को पहुंचाता है आपकी बॉडी तक, और ये अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कॉज कर सकता है। तो ये फ्री लिविंग भी होते हैं, बीमारी भी कॉज कर सकते हैं। अगर मैं सिलिएटेड प्रोटोजोवन की बात करूं जहां पे सिलिया है, तो मेरे भाई फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोवन में जो फ्लैजिला है, फ्लैजिला बड़ा होता है साइज में, तो अगर कम भी फ्लैजिला है, एक दो भी फ्लैजिला है तो भी काम चल जाएगा, तो भी पूरे सेल की मूवमेंट हो जाएगी। फ्लैजिला इज वेरी बिग, जस्ट लाइक आपके हाथ पैर बहुत बड़े हैं, इनसे मूवमेंट आसानी से हो सकती है। लेकिन मेरे भाई ये जो सिलिया है ये उंगलियों जैसे होते हैं, तो हजारों सिलिया की जरूरत पड़ती है जो साथ में मूव करें, कोऑर्डिनेटेड वे में बीट करें, तब जाके काम आपका चलेगा। तो ये जो पैरामीशियम है इसके आसपास पानी है, तो ये सिलिया जो है साथ बीट कर रहे होते हैं और आसपास के खाने पीने की चीजी को यहां पर इस पाइप के थ्रू अंदर लेकर के जा रहे होते हैं पैरामीशियम के पास। तो यहां पर क्या है, इस कैविटी को हम लोग क्या कहते हैं, गलट कहते हैं या साइटोफेरिंग्स कहते हैं। जैसे हमारे पास फेरिंग्स होता है ना, ऐसे ही मेरे भाई ये हमारे पास गला होता है। इसी प्रकार से यहां पर भी इसके मुंह के आगे क्या है, गला है। ऐसा मान लीजिए कि एक पोर है जहां से आपकी चीजें अंदर जा रही हैं, तो इसके नीचे क्या है, एक गला है। बेसिकली ये जो पाइप है इसलिए इसे गलट कहा या साइटोफेरिंग्स कहा। जैसे मुंह में खाना डालोगे तो वो आगे किस में जाएगा, एक कॉमन पैसेज है हवा का और फूड का, जिसे फेरिंग्स कहते हैं। जो सांस ले रहे हो वो भी फेरिंग्स में जाएंगी, जो खाना खा रहे हो वो भी फेरिंग्स में जाएगा। इसे कहा सेल का फेरिंग्स, साइटो यानी सेल, सेल का फेरिंग्स यानी साइटोफेरिंग्स। यहां आपके दो न्यूक्लियस भी होते हैं पैरामीशियम में, इसकी खास बात है। यह आपका मैक्रो न्यूक्लियस बड़ा साइज में, सेल के बड़े बड़े कामों का एक ख्याल रखता है। यह माइक्रो न्यूक्लियस, ये सेल डिवीजन को क्या करता है, बढ़ावा देता है। तो दो न्यूक्लियस यहां पे देखने को मिलते हैं, बाय न्यूक्लिएटेड कंडीशन आपको पैरामीशियम में देखने को मिलती है। तो जब सिलिया अच्छे तरीके से बीट करेंगी तो मेरे भाई आपका खाने पीने का जो सामान है वो आपके गलट में या साइटोफेरिंग्स में चला जाएगा और अंदर खाने पीने की चीज जो है इस पैरामीशियम को मिल जाएगी। अगर बात करें स्पोरोजोवन की, तो मोस्ट नोटोरियस जो है वो है आपका प्लाज्मोडियम, जो कि मलेरिया नाम की बीमारी कॉज करता है। प्लाज्मोडियम फेल्कीपेरम जो है ये आपका मैलिग्नेंट मलेरिया कॉज करता है ना। अच्छा, ओ यहां पे थोड़ी सी गलती हो गई है, हमको राणा जी माफ करना, गलती लिखने में हो गई। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है ये सबसे कॉमन है। नॉर्मली लोगों को जो मलेरिया होता है दैट इज वाया प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, इट इज कॉमन। और प्लाज्मोडियम फेल्कीपेरम जो है ये क्या होता है, ये आपका मैलिग्नेंट मलेरिया होता है। मैलिग्नेंट मतलब सबसे ज्यादा डेडली, सबसे ज्यादा दिक्कत वाला जो मलेरिया है ये आपका जो है प्लाज्मोडियम फेल्कीपेरम कॉज करता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है सबसे कॉमन है। इसके अलावा दो और प्लाज्मोडियम होते हैं, प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम मलेरियाई। उनको अगर आप छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, लिखना चाहो तो लिख सकते हो ओवेल OVALE, और मलेरियाई से मलेरिया की स्पेलिंग है, प्लाज्मोडियम मलेरिया भी बोल सकते हो। ये चार आपकी प्लाज्मोडियम की मेन स्पीसीज हैं जो कि कुछ कुछ कर रही होती हैं, आप में अलग अलग प्रकार का मलेरिया कॉज कर रही होती है। सबसे खतरनाक, सबसे डेंजरस है आपका मैलिग्नेंट मलेरिया जो प्लाज्मोडियम फेल्कीपेरम कॉज करेगा, एंड आपका सबसे कॉमन जो है दैट इज प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, राइट। तो हमने देखा आपका क्या, अमीबॉइड प्रोटोजोवन जो कि आपके अमीबा की तरह क्या बनाएंगे, फॉल्स फीट यानी सूडोपोडिया बनाएंगे। ये फ्रेश पानी में भी पाए जा सकते हैं, खारे पानी में भी, और मॉइस्ट सॉइल पे भी। जो खारे पानी वाले होंगे उनमें सिलिका शेल्स पाए जाएंगे, एग्जांपल होगा अमीबा एंड अमीबा। अगर आप बात करें फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोवन की, तो इनमें फ्लैजेला पाया जाएगा। ये आपके फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, ये आप में बीमारी भी कॉज कर सकते हैं। बीमारी कौन सी कॉज करेंगे, ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंसी कॉज करेगा आपका क्या, आपका अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, जो कि आपका से फ्लाई से क्या हो रहा होता है, ट्रांसमिट हो रहा होता है। फिर सिलिएटेड प्रोटोजोवन फॉर एग्जांपल पैरामीशियम, जिसमें दो न्यूक्लियस पाए जाएंगे, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूक्लियस। इनके आजू बाजू हजारों सिलिया होते हैं जो कोऑर्डिनेटेड वे में बीट कर रहे होते हैं और पानी को अपने अंदर ला रहे होते हैं, पानी का इनफ्लो बढ़ा रहे होते हैं, जिससे कि खाने पीने की चीजें भी पानी के साथ इनके अंदर आ सके वाया गलट और वाया साइटोफेरिंग्स। एंड चौथा जो है इसे हम कहते हैं स्पोरोजोवन, यानी कि यहां पे आपका स्पोर लाइक इन्फेक्शियस स्टेज भी पाई जाती है, जैसे कि मलेरिया कॉज करने वाला प्लाज्मोडियम जो है वो भी आपको यहां पर देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा खतरनाक जो है वो है प्लाज्मोडियम फेल्कीपेरम और सबसे कॉमन है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। अब देखिए यहां तक के सवाल हम कुछ सॉल्व कर लेते हैं जितना हम लोगों ने पढ़ा है। आइए, सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, गंदी बात का पता लगाएंगे। देखिए, सेल वॉल इज प्रेजेंट इन मेंबर्स ऑफ फंगस, काइटिन की सेल वॉल मिलती है, प्लांट सेलुलोज की सेल वॉल मिलती है, सही है।
मशरूम बिलोंग टू बेसिडियोमाइसिटीज, अभी इसको कल पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन मशरूम जो है बेसिडियोमाइसिटीज में पाए जाते हैं। मशरूम को हम खा सकते हैं, एडिबल फंगस है। माइटोकॉन्ड्रिया आर द पावर हाउस ऑफ द सेल इन ऑल किंगडम एक्सेप्ट मोनेरा। मोनेरा प्रोकैरियोटिक है तो उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होती नहीं है। उसके अलावा सारी की सारी किंगडम यूकैरियोटिक है तो उनमें माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगी, सही बात है। सूडोपोडिया आर लोकोमोटरी एंड फीडिंग स्ट्रक्चर इन स्पोरोजोवन, नहीं मेरे भाई। सूडोपोडिया किसमें पाया जाता है? अमीबा में, यानी ये अमीबॉइड प्रोटोजोवन में पाया जाएगा। स्पोरोजोवन की खास बात थी कि वहां पे स्पोर लाइक इन्फेक्शियस स्टेज मिल रही होगी, तो उत्तर क्या हो जाता है हमारा? मिस्टर सी हो जाता है। अगला सवाल देखिए, Which of the following organisms are known as chief producer of ocean? डायरेक्ट है आपका, डायटम्स जो है इसे चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन कहा था। खूब सारा खाना ये बनाते हैं। सिलिएट्स डिफर फ्रॉम ऑल अदर प्रोटोजोवन इन, सिलिएट किसमें डिफर करते हैं? यूजिंग फ्लैजिला, भैया फ्लैजिला इनमें होते ही नहीं है, सिलिया होते हैं। हैविंग कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल किसमें होते हैं? आपका अमीबा में होते हैं। जैसे मेरे भाई आप टूथपेस्ट को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो फुचुक करके पेस्ट बाहर निकल जाती है, इसी प्रकार से कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होता है इसको जब आप प्रेस करते हैं तो एक्सक्रीटरी मैटर बाहर निकल जाता है, तो ये आपका क्या होता है? अमीबा में होता है। यूजिंग सूडोपोडिया, भाई सूडोपोडिया भी अमीबॉइड प्रोटोजोवन यूज करेंगे, ना कि आपका सिलिएट, अमीबॉइड्स यूज करेंगे। हैविंग टू टाइप ऑफ न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस जो थे आपने इन सारों में से सिर्फ और सिर्फ पैरामीशियम में ही देखे, जो कि आपका एक सिलिएटेड प्रोटोजोन था, तो ये वाली बात आपकी ज्यादा करेक्ट हो जाती है, उत्तर हो जाएगा डी। सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, फिर से गंदी बात का पता लगाना है, एक बार पता लगा लेते हैं। डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन, परम प्रमाणित सत्य है। डायटम्स आर माइक्रोस्कोपिक, क्योंकि यूनिसेलुलर हैं सारे के सारे आपके प्रोटिस्ट, तो माइक्रोस्कोपिक है। फ्लोट पैसिवली, इसीलिए इसे प्लैंक्टन कहा था, और खाना बनाता है इसलिए फाइटोप्लैंक्टन कह दिया था। डायएटमेशियस अर्थ इज फॉर्म्ड बाय द सेल वॉल ऑफ डायटम्स, जब डायटम्स मरेंगे तो इनकी सेल वॉल नीचे जाकर जमा हो जाएंगी, क्योंकि सेल वॉल अनडिस्ट्रक्टेबल थी, तो एक डायएटमेशियस अर्थ बन जाएगा, जिसको निकाल करके हम लोग पॉलिशिंग या फिल्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं ड्यू टू इट्स ग्रिटी नेचर। सेल वॉल ऑफ डायटम्स आर इजीली डिस्ट्रक्टेबल, नहीं भैया, बिलियंस ऑफ ईयर्स तक भी डिस्ट्रक्ट नहीं हो रहे थे, नीचे ओशन की तली पे जाके जमा हो गए थे, तभी तो डायएटमेशियस अर्थ बना, तो दे आर नॉट इजीली डिस्ट्रक्टेबल। क्राइजोफाइट, यूग्लिनॉइड, डायनोफ्लैजिलेट, स्लाइम मोल्ड एंड आपके प्रोटोजोवन किसके पार्ट है? किंगडम प्रोटिस्टा के पार्ट है। अभी आपने किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ी है, ये पांचों कैटेगरीज यही पाई जा रही हैं। इन विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स, दो का मतलब डाई और दो पार्ट हैं, तो इसे हम कहते हैं डाई एटम्स, और डाई एटम्स और डेस्मिड कहां पाए जाते हैं? गुरुजी क्राइजोफाइट में पाए जाते हैं। स्लाइम मोल्ड का ऐसा कोई क्लासिफिकेशन हमने देखा नहीं, यूग्लिनॉइड का देखा नहीं, डायनोफ्लैजिलेट का देखा नहीं, सिर्फ आपका क्या देखा है? क्राइजोफाइट में दो चीजें पाई जा रही थी, डायटम्स एंड डेस्मिड, एंड मेरे दोस्त प्रोटोजोवन में देखा सिलिएटेड, अमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड एंड स्पोरोजोवन, तो ये वाला पॉइंट भी हमारा क्रैक हो गया। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां तक की बातें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। तो हम लोगों ने क्या कर लिया है अभी तक? किंगडम मोनेरा को पढ़ लिया है, किंगडम प्रोटिस्टा को पढ़ लिया है। नाउ वी आर स्टार्टिंग किंगडम फंजाई। अब हम किंगडम फंगस की डिटेल्ड स्टडी को स्टार्ट कर रहे हैं, एंड आज हम आधा फंगस पढ़ लेंगे। इनफैक्ट आप ये मान के चलिए आधे से ज्यादा फंगस पढ़ लेंगे, 60% फंगस पढ़ लेंगे, जो कि बेसिक आपकी डिटेल्स तैयार करेगा। इसके बाद सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक बचेगा, क्लासिफिकेशन ऑफ फंगस, जो हम कल देखेंगे, और उसी के साथ साथ वायरस, वायरॉइड और प्रायोन को भी निपटा देंगे। लाइकन एक और टॉपिक है जो यही हो जाएगा, क्योंकि लाइकन इज एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंगस, तो आज फंगस पढ़ेंगे तो इसी के साथ साथ लाइकन को भी निपटा दिया जाएगा। तो तीन छोटे छोटे टॉपिक बचेंगे, वायरस, वायरॉइड, प्रायोन, उनको कल देख लेंगे हम लोग अलोंग विद द क्लासिफिकेशन ऑफ फंगस। अभी हम बात कर लेते हैं अबाउट द जनरल डिस्कशन ऑफ फंगस, क्योंकि इसका इंट्रोडक्शन ज्यादा बड़ा है, क्लासिफिकेशन भी इसका अच्छा खासा है, लेकिन दो टुकड़ों में पढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, ज्यादा हमें याद रहेगा। तो मेरे भाई किंगडम फंजाई की कुछ जनरल बातें अगर मैं आपको बताऊं तो दे आर मोस्टली मल्टी सेलुलर। भाई एक आधा एक्सेप्शन होता है यहां पर, क्योंकि यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स किंगडम मोनेरा में पाए गए, यूनिसेलुलर यूकैरियोट किंगडम प्रोटिस्टा में पाए गए। अब बची हुई जो तीनों किंगडम है, फंगस, प्लांट और एनिमेलिया, इनमें आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। फंगस और प्लांट में एक आधा एक्सेप्शन है, जैसे मैंने बताया कि कई साइंटिस्ट क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास को प्लांट में पढ़ते हैं, तो वो यूनिसेलुलर हो गए, एक आधा एक्सेप्शन। फंगस में ईस्ट होता है विच इज यूनिसेलुलर इन नेचर, तो ये जो ईस्ट है मेरे भाई, ये आपका क्या हो जाता है, जिसे हम सेक्रोमाइसिस भी कहते हैं प्यार से, ये आपका यूनिसेलुलर होता है, तो इट इज एक्सेप्शनल, इट इज यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर, तो ये आपका एक्सेप्शनल फंगस कहलाता है, इट इज यूनिसेलुलर इन नेचर, करेक्ट। तो मेरे भाई ज्यादातर जो फंगस हैं मोस्टली मल्टीसेलुलर होते हैं और फिलामेंटस होते हैं, बाल जैसा इनका स्ट्रक्चर होता है, छोटे छोटे इनकी बॉडी के टुकड़े कर सकते हो आप, फिलामेंट्स कर सकते हो, लेकिन जो ईस्ट है ये एक ही सेल का बना हुआ है, तो ये एक्सेप्शनल है।
अब ये ईस्ट जो है गंगाधर भी है, शक्तिमान भी है मेरे भाई। दिन में क्या करता है, दिन में ब्रेड बनाता है, तो इसे हम कहते हैं बेकर्स ईस्ट। सेम सैक्रोमाइसिस को बेकर्स ईस्ट कहते हैं कि भैया ये तो बेकरी में काम करता है, ब्रेड बनाता है ये तो। और रात को चला जाता है कच्ची दारू की भट्टी के ऊपर और बनाने लगता है अल्कोहल, शक्तिमान बन जाता है रात में। तो आपका यहां पर जो सैक्रोमाइसिस है यानी जो ईस्ट है वो बेकर्स ईस्ट भी बन सकता है, ब्रीवर्स ईस्ट भी बन सकता है, दोनों सेम ही होते हैं। ये क्या करते हैं, फर्मेंटेशन करा रहे होते हैं और ब्रेड या अल्कोहल बना रहे होते हैं, दोनों काम इसी का है। ठीक है, तो भैया ये पुण्य भी करता है, पाप भी कर लेता है, एक न्यूट्रल सा प्राणी है। ठीक है, सेल वॉल अगर आप देखें तो काइटिन और पॉलीसैकेराइड की बन जाएगी। काइटिन किसका बना था भैया, काइटिन किसका बना था, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन का बना था। ये भी हम लोग देख चुके थे, कल ही टेबल में लिखा था, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन का बना था, ये भी हम लोगों ने देख लिया था। करेक्ट है गुरुदेव। यूकैरियोटिक होते हैं क्योंकि प्रोकैरियोट सिर्फ और सिर्फ किंगडम मोनेरा में देखने को मिल रहे थे। दे आर हेट्रोट्रॉफ्स, खुद का खाना खुद नहीं बना सकते, या तो गले सड़े मरे मैटर पे ग्रो करेंगे, या फिर आपका क्या कर रहे होंगे, या फिर आपका मेरे दोस्त ये किसी में बीमारी कॉज कर रहे होंगे। फंगस काफी सारे इंफेक्शन कॉज करता है, जैसे आपके अंदर दांत खाज खुजली कर देगा, है ना, स्किन इरिटेशन कर देगा, स्किन प्रॉब्लम्स कॉज कर देगा, स्किन इंफेक्शंस कर देगा। एज वेल एज मेरे दोस्त इसके अलावा प्लांट में भी आपका अलग अलग फसलों पे ये रस्ट कॉज कर सकता है, अलग अलग बीमारियां कॉज कर सकता है, फसलों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये सेप्रोफिटिक हो सकते हैं यानी डेड एंड डिकेइंग मैटर पे ग्रो कर सकते हैं, यानी क्या कर सकते हैं, डीकंपोजिशन कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट डीकंपोजर्स में भी इनका नाम आता है। ये आपके पैरासिटिक हो सकते हैं यानी न्यूट्रिशन लेते हैं होस्ट की बॉडी से, किसी और ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करके उससे न्यूट्रिशन सक कर रहे होते हैं, जैसे ब्लैक रस्ट इन व्हीट। ब्लैक रस्ट इन व्हीट, अब व्हीट के दाने कैसे होते हैं, सुनहरे, तो इस पे जो बीमारी लगेगी वो काले कलर की लगेगी। तो ब्लैक रस्ट इन व्हीट ये कॉज करते हैं, कौन कॉज करता है, ये कॉज करता है पक्सीनिया नाम का आपका फंगस। कौन कॉज करता है, पक्सीनिया ग्रैमिनिस। पक्सीनिया ग्रैमिनिस ये इसका पूरा नाम है, और पूरा नाम लिखो तो इसका नाम हो जाएगा ट्रिटिकी। पक्सीनिया ग्रैमिनिस ट्रिटिकी। ट्रिटिकी यानी ट्रिटिकम एस्टिवम पे बीमारी कॉज करेगा, यानी व्हीट पे बीमारी कॉज करेगा। ग्रैमिनिस यानी फैमिली कौन सी हो गई, फैमिली कौन सी हो गई भैया, ग्रैमिनी फैमिली हो गई, जिसको हम क्या कहते हैं, पोएसी भी कहते हैं। मॉर्फोलॉजी में पढ़ोगे, नई फैमिली ऐड हुई है पोएसी, जिसको ग्रैमिनी भी कह दिया। तो मेरे भाई पक्सीनिया ग्रैमिनिस ट्रिटिकी के ग्रैमिनी फैमिली के पोएसी फैमिली के ट्रिटिकम एस्टिवम पे अटैक करता है और नाम है इसका पक्सीनिया। तो नाम अपने आप में बहुत कुछ कहता है बायोलॉजी में, है ना। और रिंग वर्म कॉज करता है ह्यूमंस में, अलग अलग एनिमल्स में आपके फंगल इन्फेक्शन भी कॉज होते हैं। सो दे आर पैरासिटिक आल्सो। सिम्बायोटिक भी हो सकते हैं। सिम का मतलब साथ रहने वाले, मोबाइल में डालने वाली सिम नहीं है। सिम का मतलब है साथ रहने वाले, यानी कि जो एकदम दे कैन लिव टुगेदर और एक दूसरे की हेल्प कर पाए। तो सिम, बायो मतलब लिविंग, तो दो ऑर्गेनिज्म साथ में रहते हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल दो आपके एसोसिएशन है यहां पे, लाइकन और माइकोराइजा। पहले माइकोराइजा बता देता हूं। माइको का मतलब हमेशा होता है फंगस, तो यहां दोस्ती हो गई किसकी, फंगस की। राइजा मतलब रूट, जैसे राइजोइड जो है वो आपके छोटे छोटे, आप प्लांट किंगडम में देखेंगे जो आपके लोअर लेवल के प्लांट्स होते हैं ना, उनमें आपके राइजोइड छोटे छोटे रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो राइजा जो है इट इज अ वर्ड रिलेटेड टू रूट। आगे चल के आप और पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी में, एनाटॉमी में, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, कि आपका कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा नाम की दो लेयर्स होती हैं। कोलियोप्टाइल आपके प्लूम्यूल को कवर करती है और कोलियोराइजा रेडिकल यानी रूट वाले पार्ट को कवर करती है। तो राइजा का जो शब्द है, ओरिजिनेशन है, वही रूट से रिलेटेड है। तो राइजा का मतलब ये होता है रूट। तो रूट ऑफ हायर प्लांट के साथ आपकी एसोसिएशन हो जाती है किसकी, फंगस की। रूट के साथ एसोसिएशन हो जाती है फंगस की, जैसे पाइनस के साथ आपकी एसोसिएशन हो जाती है फंगस की। पाइनस की और फंगस की दोस्ती इतनी गहरी है कि जब तक पाइनस को पता ना चल जाए कि मेरे आसपास कोई फंगस है, ये अपने सीड को भी जर्मिनेट नहीं कराता, क्योंकि इसको पता है अगर मेरी दोस्ती नहीं हुई फंगस के साथ तो मेरा जी पाना बहुत मुश्किल है, मैं आधे से ज्यादा काम कर ही नहीं पाऊंगा, मुझे अपने काफी कामों के लिए फंगस की रिक्वायरमेंट है। तो पाइनस का सीड जर्मिनेट होने से पहले मेक श्योर करता है कि उसके आसपास फंगस, अदरवाइज वो जर्मिनेट नहीं करेगा। उसके लिए सबसे फेवरेबल कंडीशन क्या है कि उसके आसपास फंगस होना चाहिए। तो यहां पर अगर ये प्लांट की रूट है तो ये रूट क्या करेगी भाई, फंगस खुद का खाना नहीं बना सकता, इसको खाना दे देगी, बाबू को खाना दे देगी। और बदले में जो फंगस है जिसके बाल 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 लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो बाल लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या है आपका, हाइफे ऑफ फंगस है। ये क्या है आपके हाइफे ऑफ फंगस। ये आगे चल के मैं आपको बताऊंगा अभी अगली से अगली स्लाइड में, हाइफे ऑफ फंगस। यानी बाल लाइक स्ट्रक्चर जो है ये आपके फंगस के हाइफे है,
है ना। फंगस के बाल 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 लाइक जैसे स्ट्रक्चर हैं, कई सारे फिलामेंट्स यहां पे आए हुए हैं। तो अब ये जो बाल लाइक स्ट्रक्चर हैं ये तो बहुत ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं। अगर बहुत ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा तो वाटर एंड मिनरल्स भी ज्यादा एब्जॉर्ब कर पा रहे होंगे आपके ये प्लांट। एंड मेरे भाई एक प्लांट की रूट के ऊपर लेमिनेशन से भी हो रही है, तो मेरे भाई रूट पैथोजन से भी आपका प्रोटेक्ट कर रहा होगा ये फंगस प्लांट को। तो प्लांट को लेमिनेशन भी मिल गई, प्लांट को जो है बढ़िया वाटर एंड मिनरल भी मिल गया बिकॉज ऑफ द हायर सरफेस एरिया। एंड बदले में रूट ने क्या कर दिया, खाना दे दिया फंगस को। तो सबका भला हो गया, दोनों का भला हो गया। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं माइकोराइजल एसोसिएशन। इसे हम क्या कहते हैं, माइकोराइजल एसोसिएशन कह देते हैं। करेक्ट। अब लाइकन जो है इसमें क्या है, लाइकन में दो चीजों की दोस्ती हो जाती है, फंगस की और एल्गी की। अब एल्गी जो है ये प्लांट है तो इसे कहते हैं फाइकोबायोन्ट कंपोनेंट। फाइकोबायोन्ट कंपोनेंट यानी ये प्लांट लाइक कंपोनेंट है, ये खाना बनाता है। क्योंकि फंगस खाना नहीं बना सकता इसीलिए किसी और से दोस्ती कर रहा है, तो दूसरा आदमी हमेशा फंगस को खाना देगा। और फंगस जो है इसे माइकोबायोन्ट कहा क्योंकि मैंने पहले बताया माइको का मतलब ही होता है फंगस, तो इसे माइकोबायोन्ट कंपोनेंट कहा। बायो मतलब लिविंग, माइको यानी फंगस, बायो मतलब लिविंग, फाइको मतलब प्लांट लाइक। तो एल्गी को फाइकोबायोन्ट कहा, फंगस को माइकोबायोन्ट कहा। माइको शब्द हमेशा फंगस से रिलेटेड है। तो ये आपका नीचे जो जाल बना हुआ है ये फंगस के बाल जैसे स्ट्रक्चर है और उस पे गोल मटोल जो बैठे हैं हरे हरे, ये आपके क्या हो गए, एल्गी हो गए। तो एल्गी जो है ये क्या करेंगे, फोटोसिंथेटिक है, प्लांट है तो खाना बनाएंगे। और ये जो आपका फंगस है नीचे बाल लाइक स्ट्रक्चर है, क्या करेंगे, सरफेस एरिया इनका ज्यादा है तो ये वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करेंगे और एल्गी को बैठने की जगह देंगे, शेल्टर देंगे। तो रहने की जगह जो है वो आपका फंगस प्रोवाइड कर रहा है, एज वेल एज खाने पीने की चीजें जो है वो एल्गी दे रहा है फंगस को। तो इसे हम लाइकन कह देते हैं। अब इस लाइकन की एक खास बात है जिस पे सवाल बनता है, इट इज वेरी सेंसिटिव टू SO2। SO2 जो गाड़ियों से निकलने वाली धुआं है उसमें SO2 होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है। तो लाइकन जो है SO2 से सेंसिटिव है, यानी SO2 की प्रेजेंस में ग्रो करना प्रेफर नहीं करता। तो जहां पे ज्यादा SO2 होगा, जहां पे ज्यादा गाड़ियां होंगी, जहां पे ज्यादा पॉल्यूशन होगा, वहां आपका लाइकन ग्रो नहीं करता। यानी समझ लीजिए आप कहीं पहाड़ी इलाके पे गए, आप मनाली गए, मसूरी गए, अलग अलग जगह गए, वहां पेड़ों के ऊपर आपको पैच सा दिख रहा है लाइकन का, कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये अगर आपका पेड़ है, इस पेड़ के तने पे जो पैच दिखाई दे रहा है, दिस इज लाइकन। तो अगर आपको ये पैच दिखाई दे रहा है तो आप मान के चलिए कि उस इलाके में प्रदूषण कम है। क्योंकि अगर प्रदूषण ज्यादा होता, SO2 ज्यादा होता, तो लाइकन का व्हाइट या येलो कलर का पैच आपको दिखाई ही नहीं दे रहा होता। तो पॉल्यूशन इंडिकेटर्स इनको कहा जाता है, क्योंकि ये पॉल्यूटेड एरिया में पाए ही नहीं जाते। दैट्स व्हाई दे आर पॉल्यूशन इंडिकेटर्स। कहीं अगर आपको लाइकन दिख गया, इसका मतलब वो इलाका साफ सुथरा, सुरक्षित, स्वच्छ है, ग्रीन इलाका, क्लीन इलाका है, तभी वहां पे लाइकन मिल रहा है, अदरवाइज वहां पे लाइकन नहीं मिलता। तो दे आर पॉल्यूशन इंडिकेटर। दो कंपोनेंट्स होते हैं लाइकन में, एल्गी और फंगस। एल्गी को कहा फाइकोबायोन्ट, P फॉर प्लांट लाइक। माइकोबायोन्ट कहा फंगस को, माइको वर्ड इज ऑलवेज रिलेटेड टू फंगस। सिमिलरली माइकोराइजा में भी राइजा वर्ड रूट के लिए है एंड आपका माइको वर्ड जो है अगेन फंगस के लिए है। तो आपकी फंगस की दोस्ती हो जाती है रूट ऑफ हायर प्लांट से, ये भी आपने देखा। अब हमारे आसपास कुछ फंगस हैं जिनके बारे में हम स्टडी कर लेते हैं। नॉर्मल अगर आपको इनमें से कोई फंगस दिख जाए तो ये हमारे आसपास ही पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको लाइकन बताया, एल्गी और फंगस की जोड़ी है, ये कोई अलग ऑर्गेनिज्म नहीं है। ये जो आपका पेड़ है, पेड़ के तने पे ब्रैकेट फंगस है, ऐसे उगे हुए होते हैं। समझ लीजिए मेरे पास कोई, ये समझ लीजिए आपका छोटा सा एक रिंग है। ये अगर पेड़ का तना है तो ये रिंग ऐसे चिपकी हुई नहीं है इस पेड़ पे, ये ऐसे निकली हुई है परपेंडिकुलर, ऐसे। इसे मैं ब्रैकेट फंगस कहता हूं। अगर ये पेड़ का तना है तो इससे ऐसे ये आपकी निकली हुई है बाहर की साइड, तो ये ब्रैकेट फंगस है। अगर मेरे भाई ये पेड़ का तना है तो ऐसे बाहर की साइड आपकी निकल रही होंगी छोटी 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 स्ट्रक्चर्स, इन्हें हम ब्रैकेट फंगस कहते हैं। ये भी आपको कॉमनली अपने आसपास देखने को मिल सकती है। ये मशरूम है भैया एडिबल, जो कि हम खाते ही हैं। इसका असली नाम है अगेरिकस, जो कैटेगरी बेसिडियोमाइसिटीज का मेंबर है। अभी एक सवाल में हमने देखा था। तो ये एडिबल फंगस है, खूब खाते हैं, इसकी सब्जी बनाते हैं। पर आज के बाद मम्मी को एक बार बता देना, मम्मी ये सब्जी नहीं है, इट इज नॉट अ वेजिटेबल, मम्मी ये फफूंदी है, इट इज अ फंगस। कि मम्मी आपने मुझे फफूंदी की सब्जी खिला दी, उसके बाद देखना तुम्हें पता लगेगा कि मशरूम की सब्जी खाने के बाद जब नाक पे कोहनी खाओ तो कैसा लगता है, तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा। यस, तो ये है आपका एडिबल मशरूम। ये ऑरेंज को सड़ाने वाला क्या है, ऑरेंज रॉट, ऑरेंज को रॉट कर देने वाला। ब्रेड पे जो लगता है ये क्या है आपका, ब्रेड मोल्ड। मोल्ड का मतलब फंगस है, मैंने बताया था स्लाइम मोल्ड पढ़ाते टाइम अभी ही। तो मोल्ड शब्द कॉमनली फंगस के लिए ही इस्तेमाल होता है। ये जो आपका लाल लाल है जो कि दिख रहा है आपका मशरूम जैसा, इसको मशरूम समझ के खा मत जाना, ये टोडस्टूल होता है। फॉर एग्जाम्पल अमेनिटा मस्केरिया। ये जो अमेनिटा है इट कैन बी पॉइजनस। पता लगा ये तुम्हारी जिंदगी का आखिरी मशरूम है। मशरूम और टोडस्टूल को समझने में एक गलती और मेरे भाई जिंदगी से तुम्हारा जो है
कल्याण हो जाएगा। ये जो गोल मटोल है इसका टुंडा छोटा सा है और ऊपर ये आपका बॉल जैसा स्ट्रक्चर है, इसे पफ बॉल कहते हैं और ये भी आपका पॉइजनस हो सकता है। तो जहां पर जिस इंसान को मशरूम की नॉलेज हो, जो मशरूम बेच रहा हो, कल्टीवेट कर रहा हो, उसी से पूछ करके खाएं, ज्यादा शाणे ना बने। खुद जाकर के मशरूम ना जुटाएं खेतों में जाकर के कि हाँ भैया हम तो खुद ही ले आएंगे, मम्मी आज तो खतरनाक सब्जी बनेगी घर पे, नहीं बनेगी, है ना। तो जो आपके लोग हैं जिनको पता है कि क्या बेच रहे हैं, वो उन्होंने उगाया है उस चीज को, वही खाएं, है ना। जितनी आप पे नॉलेज है, आप सुंदर सुंदर देख करके ले आओगे, लाल, पिंक, हरा, कि वाह तो वैरायटी है, नहीं। एक आधा हो सकता है वही चाट के पड़े हुए हैं ना, कि हाँ टेस्ट करके देख लेता हूं, क्या पता घर जाके मम्मी मारे, है ना, अच्छा टेस्ट नहीं निकला तो वहीं खा के जो है घास में सो गए, फिर उठे ही नहीं। तो ऐसा नहीं करना है। आओ मेरे दोस्त, अब थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं इनके बारे में, फंगस के बारे में थोड़ी और जनरल बातें कर लेते हैं। अभी तक भी काफी जनरल बातें करी हैं, और थोड़ी बातें कर लेते हैं। भाई पेनिसिलिन जो है दुनिया की सबसे पहली एंटीबायोटिक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने इसको डिस्कवर किया था। यह फंगल एंटीबायोटिक है। तो किससे एक्सट्रैक्ट करी गई थी पेनिसिलिन? इसका नाम पेनिसिलिन इसीलिए पड़ा क्योंकि ये फंगस पेनिसिलियम नोटेटम से निकाली गई थी। तो पेनिसिलियम को इज्जत देने के लिए इस एंटीबायोटिक का नाम भी पेनिसिलिन रखा गया, जिसके बारे में आप माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर में पढ़ेंगे। आज हम लोगों ने माइकोराइजा पढ़ा, इसके बारे में पढ़ेंगे। लाइकन पढ़ा, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था, वो भी पढ़ेंगे। नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में पढ़ा था, वो भी पढ़ेंगे। तो इट्स अ रिलेटेड चैप्टर। तो कभी अगर हमारा मूड बना तो बीच में ही इसको डाल देंगे, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर को। छोटा चैप्टर भी है, आराम से कंप्लीट भी हो जाएगा और थोड़ा सा सिलेबस भी दौड़ जाएगा। तो जब भी मेरे पास वक्त होगा, है ना, संडे मंडे, तो वक्त निकाल करके मैं आपके लिए कुछ एडिशनल रिकॉर्डिंग्स भी करके डाल दूंगा। आपके कमेंट्स मैंने देखे, आप लोग कह रहे थे कि सर इकोलॉजी भी पहले करा दो, बिल्कुल हो जाएगी। लेकिन अभी काफी सारे बैचेस चल रहे हैं, तो मैं अभी 2 वीक आपको कुछ कमिट नहीं करूंगा। जैसे मैंने कहा कि शुरू में हम स्लो चलेंगे, जिससे आपका बैकलॉग ना हो। उसके बाद जैसे जैसे आपकी पेस मेरे साथ बन जाएगी एक बार, उसके बाद भैया तबाही हम लोग शुरू कर देंगे। मोटा मोटा मान के चलो कि लगभग 20 तारीख के आसपास, 5 को आपका सिलेबस स्टार्ट हुआ था, 20-22 तारीख के आसपास हम लोग और पुश करना स्टार्ट कर देंगे चीजों को। आपका काम लगभग 1.5 गुना मैं बढ़ा दूंगा, है ना। और उस चक्कर में फिर रिवीजन का टाइम हमको मिल जाएगा आगे चल के। तो ये जो फंगस है, पैरासिटिक भी हो सकते हैं भाई, सेप्रोफिटिक है, पैरासिटिक है या सिम्बायोटिक है। 3 ही प्रकार की चीजें थी, खुद का खाना तो बना नहीं पा रहे थे। तो प्लांट और एनिमल में बीमारी कॉज कर सकते हैं। जैसे एनिमल में रिंगवॉर्म, प्लांट में भैया पक्सिनिया ग्रामिनीस ट्रिटिकी ब्लैक रस्ट कॉज करता है व्हीट पे, क्योंकि व्हीट के दाने सुनहरे हैं। मस्टर्ड जो है, इसके दाने, सरसों के दाने काले होते हैं, तो इस पे व्हाइट कलर के स्पॉट कॉज करता है। कौन? एल्ब्यूगो कैंडिडा। एल्ब्यूगो कैंडिडा, कैंडिडा का नाम सुना होगा, कैंडिड डस्टिंग पाउडर करके टीवी पे एक ऐड आता है फंगल इन्फेक्शन के लिए। कैंडिड इज आल्सो वर्ड व्हिच इज रिलेटेड टू फंगस। हर शब्द कुछ कहता है मेरे भाई। एल्ब्यूगो कैंडिडा व्हाइट स्पॉट कॉज करेगा मस्टर्ड में, क्योंकि मस्टर्ड के दाने काले होते हैं तो बीमारी व्हाइट कलर की, और गेहूं के दाने सुनहरे होते हैं यानी व्हाइटिश कलर के होते हैं तो बीमारी काले कलर की है, हमेशा याद रखना। फंगस आर कॉस्मोपॉलिटन जस्ट लाइक बैक्टीरिया। फंगस भी हर जगह मिल सकते हैं, पानी में, लैंड पे, सॉइल पे, हर जगह मिल सकते हैं। तो मेरे दोस्त, ये जो मेरा टेबल है, इस पे अभी मुझे कोई फंगस नहीं दिखाई दे रहा। सर मैं तो साफ सफाई रखता हूं। बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे कमरे में भी साफ सफाई रहती होगी। अपनी साफ सफाई वाले टेबल पे एक ब्रेड का टुकड़ा रख दो और 5 दिन रखे रहने दो। उसके ऊपर फंगस की पूरी कॉलोनी आंखों से साक्षात दिखाई दे जाएगी, हरे कलर का धब्बा दिखाई दे जाएगा। फंगस है हमारे आसपास, बस उसको ग्रो करने का मौका नहीं मिल रहा। गला सड़ा मरा मैटर जब होगा, ऑटोमेटिकली ग्रो कर जाएगा। है हमारे आसपास, कॉस्मोपॉलिटन। सबसे बेस्ट कहां ग्रो करता है फंगस? मोर कॉमनली इन वार्म एंड ह्यूमिड एरियाज। वार्म यानी टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए, एंड ह्यूमिड एरियाज यानी ह्यूमिडिटी ज्यादा होनी चाहिए, मॉइस्चर ज्यादा होना चाहिए, डैम्प इलाका होना चाहिए यानी वाटर ज्यादा होना चाहिए। टेम्परेचर ज्यादा, वाटर। जैसे आपके जो फंगल इन्फेक्शन होते हैं, कहां होते हैं? उंगलियों के बीच में, ये गर्दन जहां टकरा रही है यहां पे, है ना, यहां बगल में। क्यों? क्योंकि 2 स्किन टकरा रही है तो पसीना आ रहा है, तो वाटर ज्यादा है, और 2 स्किन टकरा रही है तो फ्रिक्शन की वजह से टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, तो वार्म और ह्यूमिड हो जाता है आपका इलाका। देयरफॉर वहां फंगल इन्फेक्शन ज्यादा होते हैं। और आप अपने खाने को रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं? रेफ्रिजरेटर में तापमान कम होता है, तापमान कम होता है तो मेरे भाई फंगस ग्रो ही नहीं कर पाएगा कम तापमान पे। इसको तो हायर तापमान चाहिए, इसीलिए फंगस आपके खाने को सड़ा नहीं पाता है, और बैक्टीरिया भी कम तापमान में अपने एंजाइम्स को एक्टिवेट नहीं रख पाते हैं, तो खाना लंबे टाइम तक आपका सिक्योर्ड हो जाता है। अब फंगस जो है ये बहुत ज्यादा डाइवर्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के दिख सकते हैं। इनकी मॉर्फोलॉजी भी अलग अलग हो सकती है, एंड इनकी हैबिटेट, जैसे कुछ हवा में पाए जा सकते हैं, है ना, पानी में पाए जा सकते हैं, सॉइल में, कुछ प्लांट में बीमारी कॉज करते हैं, कुछ एनिमल्स में। तो अलग अलग जगह भी पाए जा सकते हैं क्योंकि कॉस्मोपॉलिटन है, अलग अलग दिख भी सकते हैं। अब ये सिनोसिटिक, एसिनोसिटिक क्या होता है सर? आराम से समझते हैं। सिनोसिटिक का मतलब क्या है? सिनोसिटिक का मतलब होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। एक ही कंपार्टमेंट में जब बहुत सारे न्यूक्लियस हैं,
तो इसे मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन कहा जाता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन कहा जाता है। और दूसरा एसिनोसिटिक, और दूसरा एसिनोसिटिक यानी आपका यूनिन्यूक्लिएटेड, यानी ये सिनोसिटिक नहीं है, सिंपल सी ये बात है। यूनिन्यूक्लिएटेड यानी वन न्यूक्लियस पर कंपार्टमेंट, वन न्यूक्लियस पर कंपार्टमेंट, वन न्यूक्लियस पर कंपार्टमेंट आपको देखने को मिलता है। करेक्ट है जी, एकदम करेक्ट। ये आपने देखा। अब इस सिनोसिटिक एसिनोसिटिक को थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा मेरे भाई। मैंने आपको बताया ये जो आपके फंगस होते हैं यूजुअली फिलामेंटस होते हैं। अब ईस्ट जो है ये एक एक्सेप्शन है, वो यूनिसेलुलर है, अदरवाइज ये फिलामेंटस होते हैं। इनके छोटे छोटे धागे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, जिनको हम क्या कह रहे होते हैं, ये जो बाल जैसा स्ट्रक्चर है, ये जो एक फिलामेंट है, इसको हमने हाइफे कहा। ये एक बाल है। अगर इस बाल का मैंने नेटवर्क बना दिया, पूरी की पूरी चोटी बना दी, पूरी की पूरी चुटिया बना दी, तो क्या हो गया मेरे भाई, ये आपका माइसीलियम कहलाने लगा। तो मैं जब इसकी बाल की चोटी बना देता हूं, इसे गूंथ गांथ के, तो क्या हो जाती है, माइसीलियम बन जाती है। हाइफे जो एक बाल है, उसकी चोटी जब बनाई, नेटवर्क जब बनाए, तो इसे माइसीलियम कहा। अब ये हाइफे दो तरीके के हो सकते हैं। अब ये आपका हाइफे है, इस बाल को मैं बड़ा करके दिखा रहा हूं, इसके अंदर कई न्यूक्लियस भरे हुए हैं, कोई भी आपकी क्रॉस वॉल नहीं है, यानी कंप्लीट एक ही कंपार्टमेंट की तरह काउंट हो रहा है। एक ही कंपार्टमेंट में मल्टीपल न्यूक्लियस है, तो क्या सिनोसिटिक कंडीशन हो गई, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन हो गई? यस। क्यों? क्योंकि बीच में वॉल नहीं है, वॉल नहीं है, अर्थात सेप्टा यानी वॉल जो है एब्सेंट है, क्रॉस वॉल जो है ये एब्सेंट है, तो सेप्टा नहीं है, तो ए सेप्टेट कंडीशन हो गई, हो गई। करेक्ट है गुरुजी। दूसरा, ये जो बाल है, जैसे आपके बाल कई बार स्प्लिटेंस का शिकार हो जाते हैं, लड़कियों को ज्यादा पता होगा, क्योंकि बाल जो है दो मुंहे हो जाते हैं जब बाल बहुत लंबे होते हैं। तो ये जो दो मुंहे बाल हैं, ऐसे ही हाइफे भी आपका ब्रांच्ड हो जाता है। तो ये जो आपका ब्रांच्ड हाइफे है, इसमें आपका सेप्टा भी देखने को मिल रहा है। अगर सेप्टा देखने को मिल रहा है, तो ये एक कंपार्टमेंट है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये पूरा चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, हर कंपार्टमेंट में, हर गोले में अगर आप देखेंगे तो एक ही न्यूक्लियस आपको देखने को मिलता है, तो सेप्टेट कंडीशन आपको देखने को मिलती है। सेप्टा पाए जा रहे हैं, तो हर कंपार्टमेंट में एक ही न्यूक्लियस है, यानी मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन नहीं पाई जा रही है, तो एसिनोसिटिक कंडीशन हमने इसे कहा। करेक्ट। तो एसिनोसिटिक, सेप्टेट, एसिनोसिटिक यानी एक कंपार्टमेंट में एक न्यूक्लियस, आपका सेप्टेट यानी आपके सेप्टा बने हुए हैं, पिंक कलर की क्रॉसवॉल बनी हुई है, एंड ब्रांच भी आपको यहां पर हाइफा देखने को मिला। अब टोटल 4 प्रकार की फंगस की कैटेगरीज होती हैं, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज। इन चारों के बीच में एक डिफरेंस आज ही बता देता हूं, कल जब शुरू करेंगे टॉपिक तो आसानी होगी। इन चारों की चारों चीजों का एक एक डिफरेंस मैं आज ही बता देता हूं। पहला डिफरेंस यह है कि फाइकोमाइसिटीज इज द ओनली टाइप ऑफ फंगस जिसमें आपको सिनोसिटिक कंडीशन देखने को मिलती है। तो एसेप्टेट सिनोसिटिक कंडीशन फाइकोमाइसिटीज, और आपका सिनोसिटिक कंडीशन आपकी फाइकोमाइसिटीज में, एसिनोसिटिक, सेप्टेट एंड ब्रांच कंडीशन बची हुई तीनों में, एबी डिविलियर्स में, एबीडी में, यानी आपका एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज में आपका सेप्टेट, ब्रांच्ड एंड एसिनोसिटिक हाइफा आपको देखने को मिलेगा। यह भी आपने अच्छे तरीके से जान लिया। तो दो प्रकार के मेन आपके हाइफा होते हैं, सिनोसिटिक फाइकोमाइसिटीज में, और उसको छोड़ के बाकी सब में, बाकी सारे फंगस में आपका एसिनोसिटिक हाइफा देखने को मिलेगा। यह स्ट्रक्चर है फंगस का। अब मेरे भाई स्ट्रक्चर के बाद इट इज वेरी 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 क्रिटिकल टू अंडरस्टैंड द रिप्रोडक्शन इन डिटेल, कि फंगस किस किस प्रकार से रिप्रोड्यूस कर सकता है, यह भी हम लोग बढ़िया तरीके से देखेंगे। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं सबसे सिंपल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में, तो वो होगी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मतलब कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं बना, फंगस की बॉडी से ही कुछ कुछ हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप अगर बात करें बडिंग की, तो बडिंग हो सकती है ईस्ट में। बाइनरी फिजन यूनिसेल्युलर है, तो यहां पर यह भी हो सकता है, राइट। तो ईस्ट कॉमनली ये सब दिखाता है। अगर आप बात करें फ्रेगमेंटेशन की, तो फ्रेगमेंटेशन कहां कहां हो रही थी, चैप्टर लिविंग वर्ल्ड में पढ़ के आए, फंगस में, फिलामेंटस एल्गी में, प्रोटोनेमा ऑफ मॉसिस में। तो फ्रेगमेंटेशन होगी, छोटे छोटे टुकड़ों में आपके जो है फंगस कन्वर्ट हो जाएंगे, टुकड़े जो हैं नए फंगस में तब्दील हो सकते हैं। तो यहां कोई स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर नहीं बनाया, बहुत तगड़ा से कोई हमने तैयारी नहीं की है, नॉर्मल डिवीजन है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अगर मैं थोड़ी तैयारी कर लूं, एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनाऊं अलग से रिप्रोडक्शन के लिए, स्पोर वगैरह बनाऊं, तो इसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। गैमीट यहां भी नहीं बन रहे, गैमीट यहां भी फ्यूज नहीं हो रहे, जाइगोट यहां भी नहीं बन रहा, लेकिन कुछ तो मेहनत करी है,
कुछ तो स्पेशलाइज स्ट्रक्चर हम लोगों ने यहां पर बनाए हैं जिनको हम स्पोर कहते हैं, जैसे जू स्पोर, नाम ये जू स्पोर, जू माने एनिमल लाइक, तो ये मोटाइल स्पोर्स होते हैं, एनिमल की तरह चल सकते हैं, यानी इन पे क्या होते हैं, फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं, फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। जू स्पोर का नाम दिमाग में आते ही फ्लैजेला आप इसके ऊपर बना सकते हो। कोनिडियोस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर, एप्लेनोस्पोर, ये सारे क्या होते हैं, ये सारे के सारे आपके एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं जो कि जर्मिनेट करके नया फंगस बना सकते हैं। एंड मेरे दोस्त सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे प्राइम। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल स्पोर्स बन रहे होते हैं, जैसे एस्कोमाइसिटीज बनाती है एस्कोस्पोर, देन बेसिडियोस्पोर भी बन सकते हैं, oospore भी बन सकते हैं, ये सारे सेक्सुअल स्पोर होते हैं। तो कल जब आप पढ़ोगे फंगस के बारे में, अलग अलग कैटेगरीज के बारे में, तो आपको पता लगेगा कि ये सेक्सुअल स्पोर कैसे बनते हैं और कैसे रिप्रोडक्शन कराते हैं। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसके 3 स्टेप है। सबसे पहले प्लाज्मोगेमी, यानी 2 सेल्स जब पास पास आए तो इनका प्लाज्मा यानी प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो गया। फिर कैरियोगेमी, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, तो फिर इनका न्यूक्लियस फ्यूज हो गया। एंड 2 न्यूक्लियस अगर फ्यूज हो गए तो डिप्लॉयड आपकी स्ट्रक्चर बनी है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर में मियोसिस होगी, रिडक्शनल डिवीजन, तो रिडक्शनल डिवीजन से क्या होगा, हैप्लॉयड स्पोर्स विल बी फॉर्म्ड, हैप्लॉयड स्पोर्स विल बी फॉर्म्ड, हैप्लॉयड स्पोर्स आपके बन करके तैयार हो जाएंगे। ये भी हम लोग देख सकते हैं कैसे, आराम से समझिए। यहां पर आपके 2 हाइफे हैं, एक को कहा मैंने प्लस स्ट्रेन, एक को कहा मैंने माइनस स्ट्रेन। दोनों अगर डिफरेंट हाइफा हो, इनमें थोड़े बहुत डिफरेंसेस हो तो अच्छी बात है। आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा चाहते हो कि दोनों के दोनों चीजें जो मिल रही हैं, दोनों गैमेट जो मिल रहे हैं, इनमें थोड़े बहुत डिफरेंसेस हो, जिससे कि जो बच्चा पैदा हो, जो अगली जनरेशन हो, वो थोड़ी सी एडवांस हो। वेरिएशंस के लिए तो हम लोग मरे जा रहे हैं भाई, क्योंकि वेरिएशन इज बेसिकली, आप कह सकते हो, इज द रूट ऑफ इवोल्यूशन। अगर आपको इवॉल्व करना है, अगर आपको अडेप्ट करना है, अगर आपको बेहतर बनना है, तो आपको वेरिएशंस चाहिए। अगर दोनों के दोनों हाइफे सेम स्ट्रैंड के हुए, दोनों के दोनों बाल जो है फंगस के सेम आपके स्ट्रेन के हुए, एक जैसे ही है, 100% सेम है, तो बच्चा भी सेम वैसा ही बनेगा, कोई डिफरेंस ही नहीं है। तो थोड़ा बहुत डिफरेंस हो, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि डिफरेंट स्ट्रेन्स जो हैं वो लिए जाए। फंगस भी खुद कोशिश करता है कि डिफरेंट स्ट्रेन से मुलाकात हो जाए। तो यहां पर क्या है, इनकी जेनेटिक्स डिफरेंट है, स्ट्रेन्स जो है इनकी जेनेटिक्स डिफरेंट है। ये मोटाइल भी हो सकते हैं फंगस, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं, बस ये जो है इनके सेल्स आपस में आके फ्यूज होना चाहते हैं। तो पहला काम होगा प्लाज्मोगेमी, यानी इन दोनों का प्रोटोप्लाज्म जो है ये फ्यूज हो गया, तो इनका सिर्फ प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हुआ है। ये जो आपका न्यूक्लियस है दोनों के दोनों, ये अलग अलग पड़े हुए हैं, अभी इनकी फ्यूजन नहीं हुई है। अब क्या होगा मेरे भाई, आगे चल के ये जो न्यूक्लियस है ये भी साथ में फ्यूज हो जाएंगे। अगर न्यूक्लियस भी साथ में फ्यूज हो जाएंगे तो इसको हम लोगों ने कह दिया कैरियोगेमी। और ये जो न्यूक्लियस है डिप्लॉयड जाइगोट अब यहां पर बन गया है, क्योंकि हैप्लॉयड हैप्लॉयड एन एन दोनों मिलकर के हो गए 2n। अब इसमें हम जब मियोसिस कराएंगे तो यहां पर क्या बन जाएगी, फ्रूटिंग बॉडी बन जाएगी, जैसा सेम आपके स्लाइम मोल्ड में बनी थी। फ्रूटिंग बॉडी बनाता है फंगस और इसके अंदर स्पोर्स बनते हैं जो कि कैसे होते हैं, हैप्लॉयड होते हैं। तो इसलिए आपको मियोसिस करने की जरूरत पड़ी, क्रोमोसोम का नंबर आपने आधा कर दिया, 2n से n कर दिया, हैप्लॉयड स्पोर बनेंगे। अब ये हैप्लॉयड स्पोर जो है अलग अलग जगह जाएंगे, उग जाएंगे, नया फंगस तैयार करेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जहां से सवाल पूछा जाता है वो ये है, एस्कोमाइसिटीज में और बेसिडियोमाइसिटीज में जब ये दोनों न्यूक्लियस पास पास आते हैं तो कई देर तक ये एक दूसरे को देखते ही रहते हैं, झटपट मिल नहीं जाते। ये जो कैरियोगेमी है फटाफट नहीं होती कि 2 न्यूक्लियस हैं फटाफट फ्यूज कर गए, नहीं, अलग अलग बैठे रहते हैं कई देर तक। तो ये डू नॉट फ्यूज इमीडिएटली फ्यूज नहीं करते, तो कई टाइम तक n+n कंडीशन पाई जाती है आपकी यहां पर। अगर ये झटपट फ्यूज कर जाते, दोनों का मिलन हो जाता, तो 2n कंडीशन पाई जाती। 2n मतलब एक ही न्यूक्लियस है जिसमें 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है, लेकिन यहां है n+n कंडीशन, यानी 2 अलग अलग न्यूक्लियस आपको देखने को मिल रहे हैं। इसे कहते हैं डायकैरियोटिक स्टेज। डाई का मतलब होता है क्या, डाई का मतलब होता है आपका 2, कैरियन का मतलब क्या होता है, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियाई, यानी 2 न्यूक्लियस आपके अलग अलग हमें देखने को मिल रहे हैं, अलग अलग आपके पड़े हुए हमें यहां पर देखने को मिल रहे हैं। इसे हम लोगों ने क्या कह दिया, इसे हम लोगों ने डायकैरियोटिक स्टेज कह दिया। तो अलग अलग आपके स्ट्रेन्स के हाइफा आए, पहले इनका प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हुआ, दैट इज प्लाज्मोगेमी, फिर न्यूक्लियस एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में कई टाइम तक दूर दूर बैठे रहे, डायकैरियोटिक स्टेज रही। बाकी फंगस में फटाफट मिल जाते हैं और झटपट आपका डिप्लॉयड जाइगोट बन जाता है, यानी कैरियोगेमी भी हो गई। अब इस डिप्लॉयड जाइगोट को हमने मियोसिस से क्या कर लिया, आपके स्पोर्स में कन्वर्ट कर लिया। फॉर एग्जांपल यहां पर हम लोग क्या ले लेते हैं, एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं।
कि डिप्लॉयड हैप्लॉयड क्या होता है, हो सकता है आपको ना पता हो, एंड दैट्स कंप्लीटली फाइन, उसमें कोई भी बुराई नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना हमारा फर्ज है, तो वो हम क्लियर करते हुए चलेंगे। देखिए ये एक फंगस है, ये आपका एक हाइफे है जो कि हैप्लॉइड है, यानी इसमें एक सेट ऑफ क्रोमोसोम है, एक सेट यानी 6 क्रोमोसोम है, यहां पर 6 हैं आपके छोटे छोटे मैग्नेट्स, यहां पर इसमें भी क्या है आपके 6। ये आपका एक पर्टिकुलर हाइफा है, ये आपका एक पर्टिकुलर हाइफा है, दोनों के दोनों जब मिले तो इनका प्लाज्मा भी फ्यूज हो गया और न्यूक्लियस भी आपका फ्यूज हो गया, तो ये दोनों जुड़ गए। ये दोनों जुड़ गए, जब कैरियोगैमी हुई, जब न्यूक्लियस भी फ्यूज हो गए, तो एक ही न्यूक्लियस बना जो कि डिप्लॉयड है, इसमें 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है। लेकिन मुझे पहले जैसे ही अगर फंगस बनाने हैं तो मुझे इन दोनों सेट्स को अलग करना पड़ेगा। मियोसिस एक ऐसी सेल डिवीजन है जिसमें क्या होता है, एक सेल में जितने भी क्रोमोसोम होते हैं ये आधे आधे हो जाते हैं, यानी अगर टोटल 12 क्रोमोसोम थे तो 6 इस साइड चले जाएंगे, 6 इस साइड चले जाएंगे, ये दोनों सेट अलग अलग हो जाएंगे। तो जब मैंने इस डिप्लॉयड जाइगोट में मियोसिस कराई तो आपके क्या बन गए, स्पोर्स बन गए जो कि हैप्लॉयड होंगे। तो कई सारे हैप्लॉयड स्पोर्स यहां पर बन गए हैं। अब ये हैप्लॉयड स्पोर जर्मिनेट करेंगे और दोबारा से क्या बना लेंगे, फंगस का स्ट्रेन बना लेंगे, दोबारा से क्या बना लेंगे, जर्मिनेट होके फंगस बना लेंगे। तो स्पोर्स जर्मिनेट टू मेक न्यू फंजाई, जर्मिनेट टू मेक न्यू फंजाई, ये नया फंगस बना लेते हैं जर्मिनेट करके। ये भी हम लोगों ने देखा, ये भी हम लोगों ने सीखा। दिस इज रिप्रोडक्शन इन फंगस। ये तीनों स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सारे फंगस के बारे में 2 पॉइंट्स हमने पढ़ लिए। सबसे पहली बात, कल जब मैं आपको पढ़ाऊंगा पूरी की पूरी क्लासिफिकेशन तो बताऊंगा, फाइकोमाइसिटीज में सिनोसिटिक कंडीशन होती है, बाकी किसी में नहीं होती, पहला पॉइंट क्लियर। एस्कोमाइसिटीज बेसिडियोमाइसिटीज में डाइकैरियोटिक स्टेज पाई जाती है, बाकी किसी में नहीं पाई जाती, 2 पॉइंट क्लियर। यानी हर फंगस की कैटेगरी के बारे में 2 पॉइंट्स मुझे पता है। 4 फंगस की कैटेगरी है, टोटल 8 पॉइंट मुझे आज ही पता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, सवाल देख लीजिए मेरे भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, सत्य वचन का पता लगाना है, बता लगा लेते हैं। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल या नॉन मोटाइल हो सकता है गैमीट्स इज कॉल्ड एज प्लाज्मोगैमी। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म इसे कहेंगे प्लाज्मोगैमी। न्यूक्लियस फ्यूज कर रहे होते हैं तो कहते हैं कैरियोगैमी। ये बात आपकी एकदम करेक्ट है, ये बात आपकी एकदम करेक्ट है। ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स आर कॉल्ड सैप्रोफाइट, नहीं भैया, डेड एंड डिकेइंग मैटर पे डिपेंड करते हैं। सम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड शीथ सेल, नहीं भैया, हेटेरोसिस्ट इन्हें कहा था बैक्टीरिया में। फ्यूजन ऑफ 2 सेल्स इज कॉल्ड एज कैरियोगैमी, नहीं भाई, फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई इज कॉल्ड एज कैरियोगैमी। सेल के फ्यूजन को, उसके प्रोटोप्लाज्म के फ्यूजन को प्लाज्मोगैमी हम लोग कहते हैं। Which of the following is wrong for fungus, गंदी बात का पता लगाना है। They are heterotrophic, सही बात है, खाना नहीं बना पाते। They are both unicellular and multicellular, ईस्ट जो है यूनिसेलुलर है, बाकी सारे मल्टीसेलुलर है। They are eukaryotic, सारे फंगस यूकैरियोटिक है। All fungus possess purely cellulosic cell wall, नहीं भैया, काइटिन की सेल वॉल यहां पर पाई जाती है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका मिस्टर डी। ये बात तो एकदम ही गलत है। अगला देखिए, वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ फंगस किसका बनता है, काइटिन है, तो सीधा सीधा ही ढूंढ लो मेरे भाई, मार दो एकदम ढूंढ करके। ये भी हम लोगों ने आसानी से कर लिया। तो ये पिछले आपके 10 साल के आसपास के सवाल थे, सारा टॉपिक वाइज चल रहे हैं हम लोग। अभी ये मत सोचेगा कि सर लेक्चर छोटा है बड़ा है, ऐसा मत सोचिएगा, टॉपिक वाइज चलेंगे। जैसे जेनेटिक्स में कई बार कुछ टॉपिक बड़े आएंगे, जेनेटिक्स को जब हम तोड़ेंगे, मॉलिक्यूलर बेसिस को जब हम तोड़ेंगे, एक दिन में पूरा डीएनए का इंट्रोडक्शन हो जाएगा, आपका पूरा का पूरा सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो जाएगा। दूसरे दिन में आपका पूरा सेंट्रल डॉगमा हो जाएगा, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, तो वो लेक्चर बड़े बनेंगे, 2.5 घंटे का भी बन सकता है, 3 घंटे का भी बन सकता है। सो डिपेंडिंग अपॉन टॉपिक, उस हिसाब से हमारे लेक्चर की ड्यूरेशन वेरी करेगी। मेरा मकसद कभी भी ये नहीं होता कि मैं 2 घंटा पढ़ा दूं, टॉपिक कवर होना चाहिए, अच्छे से कवर होना चाहिए, क्वेश्चंस होने चाहिए। अब वो चाहे लेक्चर 2.5 घंटे का चला जाए, चाहे वो 1.5 घंटे में खत्म हो जाए, माय प्रोटोगेटिव इज टू मेक यू अंडरस्टैंड द टॉपिक क्लियरली। मेरा मोटो सिर्फ उतना ही होता है। तो आज हम लोगों ने जितना हम लेकर के आए थे, किंगडम प्रोटिस्टा कंप्लीट कर ली, किंगडम फंगस का इंट्रोडक्शन कर लिया। कल हम बचा हुआ फंगस पढ़ेंगे और वायरस, वायरॉइड, प्रायोन पढ़ लेंगे। तो हमारा ये पूरा चैप्टर 3 लेक्चर के अंदर कंसोलिडेट हो जाएगा। कोई भी पीवाईक्यू लगा लो, कुछ भी कर लो, सारे के सारे सवाल आपके यहां से बन जाएंगे। एकदम डिटेल्ड कंटेंट चल रहा है, और एडिशनल वीडियो जो हमारे प्लानर में वीडियोस हैं, उसके अलावा और एडिशनल कंटेंट भी आप लोगों के लिए आता रहेगा। तो वो भी आप लोग धीरे धीरे चेक करते रहिएगा। जहां एनसीईआरटी की समरीज के बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, जहां एनसीईआरटी के जो साइंटिस्ट के इंट्रोडक्शन है उस बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, और बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, बहुत प्यारे तरीके से डिस्कस करेंगे, तो आपको मजा आएगा। तो उन सब चीजों को भी मिस नहीं करना है, स्किप नहीं करना है, टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाना है, और आप सभी लोगों को कल इस चैप्टर को मेरे साथ साथ ही खत्म कर देना है। और मैं हर चैप्टर में एक ही डीपीपी दूंगा, बड़ी डीपीपी दूंगा जिस दिन चैप्टर खत्म होगा उस दिन।
तो लिविंग वर्ल्ड की डीपीपी आपकी आ गई होगी, नहीं आई होगी तो आज पहुंच जाएगी अब तक, क्योंकि मैं सबमिट कर चुका हूं। और मेरे दोस्त अब ये जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है इसकी डीपीपी भी जब कल चैप्टर कंप्लीट होगा तो आप तक पहुंच रही होगी, आ जाएगी, उसको भी आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। ऑलराइट, खूब सारी प्रैक्टिस करिए, खूब सारा रिवीजन करिए। आई एम मेकिंग दीज लेक्चर्स हाई यील्ड, जिससे कि आप उतना ही पढ़े एक दिन में जितना आपके दिमाग में टिक सके, और मैं कोशिश कर रहा हूं बार बार क्लास में चीजें रिपीट कर करके आपको यही चीजें याद करा दूं। तो मोटो इतना है कि सिलेक्शन हो जाए बचे हुए टाइम में, वो बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। यस, तो लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप लिख रहे हैं, कई बच्चे मुझे टैग करते हैं इंस्टाग्राम पे, बैठ के सारा लिख रहे हैं, सारा मत लिखो, जो जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही लिखो, अगर लिखने का चाव है तो। अदरवाइज मैं डीजी ऑर्डर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या एनसीईआरटी में भी आप स्टिकी नोट्स लगा सकते हो कुछ एडिशनल पॉइंट्स के लिए, या फ्लो चार्ट्स के लिए, या आपके लाइफ साइकिल्स के लिए। बाकी सारी चीजें ऑलरेडी आपकी किताबों में अवेलेबल है। अभी फोकस आपका रिविजन और प्रैक्टिस पे होना चाहिए, वो आपके मार्क्स को ज्यादा इंप्रूव करेगा। मॉक टेस्ट पे होना चाहिए रेदर देन राइटिंग। अभी उतना टाइम हमारे पास नहीं बचा है, कोशिश करिए कि अपना वक्त जो है बहुत आइडियली यूटिलाइज करें, है ना। मैं ऐसा नहीं है कि मैं उन बच्चों के विरोध में हूं जो लिख रहे हैं, नहीं, सब मत लिखो, पोथी मत बनाओ, उतना टाइम नहीं। फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन पता है तो मत लिखो, या कीवर्ड में लिखो, लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, एरो बना के लिख लो कि हाँ इतना होता है। यस, मेन टॉपिक्स के ऊपर फोकस करो। हर चीज, हर छोटी छोटी डेफिनेशन, हर छोटा छोटा वर्ड लिखते चले जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, राइट। उससे अच्छा प्रिपेयर्ड रिसोर्स पे आप रिलाई कर सकते हो। तो उस तरीके से, जैसे बॉटनी में डीजी आपके पास है, अंडरलाइन कर ली, एनसीईआरटी आपके पास है, अंडरलाइन कर ली, कुछ एडिशनल मिला, स्टिकी नोट चिपका दिया, उस तरीके से काम करोगे, ज्यादा बेटर आउटकम आपको मिल रहा होगा। तो कल दो छोटे छोटे टॉपिक है, फंगस का क्लासिफिकेशन अपने आप में एक ठीक टॉपिक है, और वायरस, वायरॉइड, प्रायन, छोटे छोटे टॉपिक्स, बहुत बड़े नहीं है बट इंटरेस्टिंग है, सवाल बनता है यहाँ पे। तो कल भी हम लोग कम से कम 4 से 8 नंबर का सवाल क्रैक कर रहे होंगे फ्रॉम दिस चैप्टर, एंड फिर आगे बढ़ जाएंगे टुवर्ड्स प्लांट किंगडम एंड फिर टुवर्ड्स एनिमल किंगडम। तो पहली यूनिट आउट ऑफ 10 यूनिट, पहली यूनिट हमारी कंसोलिडेट हो रही होगी अगला वीक खत्म होने से पहले पहले, एंड उसके बाद हम लोग थोड़ा सा पेसअप कर देंगे चीजों को। जो मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, एनाटॉमी पढ़ेंगे, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे, थोड़ा सा चीजें पेसअप हो जाएंगी, थोड़ी बेहतर तरीके से चीजें कवर होती हुई आपको नजर आ रही होंगी। ऑलराइट, अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए, लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलता हूं आपसे अगले सेशन में, लव यू ऑल। अगर ये सेशन समझ में आया, मजा आया, तो एक बार वीपू सर ओपी इन द कमेंट सेक्शन, या फिर तारा रारा इन द कमेंट सेक्शन प्लीज। मुलाकात होगी बहुत जल्द, ख्याल रखो, ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो, लव यू, बाय।